Hello friends, this is Pawan Chaudhary. Welcome to Unacademy. MPPSC, यूपीएससी, व्यापम और बाकी सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट ये कोर्स एंड दिस कोर्स इज MPPSC 2020 या बाकी सभी एग्जाम्स के लिए आर्टिकल वाइज इंडियन पॉलिटी इन 19 आवर्स। तो अभी तक हम पार्ट 4 तक कंप्लीट कर चुके हैं। पार्ट 1 2 3 4 जो DPSP है वो इसके पहले हमने कंप्लीट किया, तो उसके बाद थोड़ा सा गैप हो गया, बीच में लेक्चर्स में नहीं डाल पाया। तो अभी हम बात करेंगे यूनियन एग्जीक्यूटिव की या केंद्रीय कार्यपालिका की। और केंद्रीय कार्यपालिका का जो आर्टिकल है, आर्टिकल 52 से लेके 78, 72 से लेके 78 तक जो है यूनियन कैबिनेट के बारे में, यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में बात की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट पार्ट हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। पार्ट 5 जो है वो बात करता है यूनियन के बारे में, केंद्र के बारे में, और पार्ट जो 6 है वो बात करता है स्टेट्स के बारे में, राज्य के बारे में। ठीक है, तो ये यूनियन वाला जो पार्ट है या जो केंद्र वाला पार्ट है, इसमें भी अलग अलग चैप्टर्स हैं। एक जो पहला चैप्टर है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही चैप्टर दिए गए हैं। पहले चैप्टर के अंदर यूनियन एग्जीक्यूटिव है, फिर सेकंड चैप्टर के अंदर यूनियन जुडिशरी है, उसके बारे में बात की गई। तो इस प्रकार से एग्जीक्यूटिव और जो जुडिशरी है वो उसके अंदर यहाँ पर सेपरेट की गई। उसके बाद जो पार्ट 6 है उसके अंदर सेम एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी उनको डिवाइड किया गया। तो तीनों के अंदर जो ऑर्गन्स हैं, जैसे 3 स्टेट ऑर्गन के होते हैं वो पहले शुरू में आपको बता चुका हूँ। ठीक है, लेजिस्लेटिव मतलब विधायिका, देन एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यपालिका, और जुडिशरी मतलब न्यायपालिका। तो राज्य और केंद्र दोनों की अपनी सेपरेट एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी होती है। सेपरेट मतलब जुडिशरी का अपना हायरार्की या अपना जो पद है वो ऑलरेडी होता है, लेकिन स्टेट और केंद्र के अंदर वो उनके कुछ कुछ अलग अलग पावर्स वहाँ पर आपको दिए गए। वो जब हाई कोर्ट पढ़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे, तब उनके बारे में हम बात करेंगे। चलिए, तो अभी कौन कौन से कोर्सेज चल रहे हैं अनअकैडमी पर। तो अनअकैडमी पर MPPSC मेंस पेपर 1 के 2 कोर्सेज चल रहे हैं। एक इंडियन ज्योग्राफी का कोर्स चल रहा है जिसमें पूरा ज्योग्राफी हम लोग कवर करेंगे, पार्ट 1 से लेके, मतलब यूनिट नंबर 1 से लेके पूरा यूनिट नंबर 5 तक। उसके बाद एक और कोर्स चल रहा है जिसके अंदर हिस्ट्री का एक कोर्स चल रहा है फॉर द मेंस 2020 पेपर 1। सो दिस इज द पार्ट A ऑफ पेपर 1 एंड दिस इज द पार्ट B ऑफ पेपर 1। तो ये दोनों पार्ट चल रहे हैं। उसके बाद एक दूसरा कोर्स चल रहा है यहाँ पर पूरा जो पेपर 2 है वो कंबाइनली में कंप्लीट कर रहा हूँ। तो ये जो पार्ट है जिसके अंदर पूरा जो पेपर 2 है वो पूरा एक साथ कंप्लीट किया जाएगा। इसमें अभी तक यूनिट नंबर जो 4 है वो यूनिट नंबर 4 तक कंप्लीट हो चुका है, और कल से हम लोग जो उसको स्टार्ट करेंगे, तो कल से यूनिट नंबर जो 5 है एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट उसको स्टार्ट करेंगे। जबकि इसके अंदर मंडे से जो यूनिट नंबर 1 है वो स्टार्ट होगा। अभी इसमें यूनिट नंबर जो 4 है डिजास्टर मैनेजमेंट वो मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। यहाँ पर यूनिट नंबर 3 तक कंप्लीट हो चुका है, जिसके अंदर आपका मॉड जो पोस्ट इंडिपेंडेंस है वो आज कंप्लीट हो जाएगा। कल से यूनिट नंबर जो 4 है जिसके अंदर वी हैव द आर्ट एंड कल्चर वो कवर करेंगे। फिर यूनिट नंबर जो 5 है जिसके अंदर आपका जो डायनेस्टीज़ वगैरह दी हैं वो उसके अंदर कवर होगा। तो ये 3 इंपॉर्टेंट जो कोर्सेज हैं वो 2020 के लिए यहाँ पर आपको चल रहा है। और उसके पहले कई सारे जो कोर्सेज हैं वो ऑलरेडी मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। अब इन कोर्सेज के लिए आपको करना क्या है, 1 साल का सब्सक्रिप्शन आप अगर लेते हैं तो इट कॉस्ट 8,800 रुपीज़, 8,800 रुपये आपको पड़ेगा। लेकिन आप मेरा कोड अगर पवन लाइव यूज़ कर लेते हैं तो इट कॉस्ट 7,920 रुपीज़, 7,920 रुपये के अंदर कोर्स यहाँ पर आपको पड़ेगा। उसके बाद 2 साल का सब्सक्रिप्शन है, इट कॉस्ट 12,800 रुपीज, बट इफ यू आर यूजिंग माई कोड यू विल गेट 11,520 रुपीज। तो इस प्रकार से आपको 10% डिस्काउंट मेरा कोड यूज करने के बाद मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद जब आप अनअकैडमी पर रोज लेक्चर्स देखते हैं तो उसके अंदर आपको फर्दर डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप क्रेडिट पॉइंट आपके पास में है तो 1 साल के सब्सक्रिप्शन में आप 880 रुपये, और 2 साल के सब्सक्रिप्शन में आप 1152 रुपये जो है क्रेडिट पॉइंट उसका यूज कर सकते हैं। सॉरी, 1280 रुपये। ठीक है, तो इस प्रकार से 1 साल का जो सब्सक्रिप्शन है 7,128 रुपये, और 2 साल का सब्सक्रिप्शन 10,368 रुपये का आपको मिलेगा। तो ये इस प्रकार से 20% तक जो आपको कोर्स के ऊपर जो डिस्काउंट है वो डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। चलिए, तो अब हम बात करते हैं इस पार्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं, पार्ट नंबर जो 5 आपका है। तो आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक आपका जब पार्ट 5 है इसके अंदर यूनियन के बारे में या जो केंद्रीय कार्यपालिका है उसके बारे में यहाँ पे बात की गई। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि जो केंद्रीय कार्यपालिका है उसके मेंबर्स कौन कौन है, उसके पार्ट कौन कौन से आते हैं। ठीक है, अगर उसमें देखा जाए तो सबसे पहले यूनियन एग्जीक्यूटिव है, इट कंसिस्ट द प्रेसिडेंट, भारत के राष्ट्रपति हैं वो उसके अंदर शामिल होंगे। उसके बाद द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के उपराष्ट्रपति उसके अंदर होंगे। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के प्रधानमंत्री। उसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब आपका मंत्रिमंडल, और उसके बाद अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया या भारत के महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल जो भी आप उसको बोलें। तो ये पूरा जो पार्ट है 52 से लेकर 78 तक उसके अंदर पूरा यूनियन एग्जीक्यूटिव जो है या केंद्रीय कार्यपालिका है उसके पूरे फंक्शंस वहां पे दिए गए हैं। दीज आर द पार्ट ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव। आप एक एक करके देखेंगे। इस लेक्चर के अंदर हम प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट देखेंगे। उसके बाद कल के लेक्चर में हम अगला लेक्चर होगा प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल के बारे में बात करेंगे। चलिए,
तो सबसे पहले बात करते हैं प्रेसिडेंट के बारे में। तो आर्टिकल जो 52 है इसका, अनुच्छेद जो 52 है, वो बोलता है देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कि भारत का जो है, भारत को एक राष्ट्रपति होगा। उससे ज़्यादा कुछ उसके अंदर डिस्क्रिप्शन वहाँ पर नहीं दिया गया है। तो जो प्रणाली हमने अपनाई है, देयर इज टू टाइप ऑफ आपका जो सिस्टम होता है आपका गवर्नमेंट का, वो दो टाइप का सिस्टम होता है, या फिर आप बोल सकते हैं जो रिपब्लिकन अगर कोई देश है तो वहाँ पर दो तरह के सिस्टम आपके हो सकते हैं। एक सिस्टम है जहाँ पर प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, राष्ट्रपति प्रणाली है ना। तो कंट्री विच हैव प्रेसिडेंशियल सिस्टम, और दूसरा जो होता है द कंट्री हैज द पार्लियामेंट्री सिस्टम। ठीक है। अब प्रेसिडेंशियल सिस्टम का अगर मैं एग्जांपल आपको बताऊं तो यूएसए इज द बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम, जहां पर जो प्रेसिडेंट होता है वो हेड ऑफ द स्टेट होता है, राज्य का प्रमुख होता है, सरकार का भी प्रमुख होता है। ठीक है। तो प्रेसिडेंट क्या होता है अमेरिका में, हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट दोनों। जैसे डोनाल्ड ट्रंप है, उसके बाद अभी जो बाइडेन वहां पे बनेंगे, तो वो क्या है, वो सरकार के प्रमुख है और राज्य के भी यहाँ पर आपको प्रमुख है। जबकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर क्या होता है, या जहाँ पर आपकी आपका रिपब्लिकन है और वहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, मोनार्की भी चलेगा, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो प्राइम मिनिस्टर होता है, या कई बार चांसलर भी आप उसको बोल सकते हैं, अगर मैं जर्मनी वगैरह की बात करूं, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर जो प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री उसका सरकार का प्रमुख होता है, गवर्नमेंट का हेड होता है। जबकि जो प्रेसिडेंट होता है भारत के केस में, तो वो हेड ऑफ द स्टेट होता है। तो राज्य का जो प्रमुख है वो कौन है, राज्य का प्रमुख राष्ट्रपति है। ओके। उसके बाद सरकार का जो प्रमुख है, एग्जीक्यूटिव जिसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव का प्रमुख, तो एग्जीक्यूटिव का जो प्रमुख है, या जो आपकी मेन जो गवर्नमेंट है उसका जो प्रमुख है, वो आपका प्रधानमंत्री होता है। तो ये बात आप याद रखिए, प्रेसिडेंशियल सिस्टम और पार्लियामेंट्री सिस्टम में ये मेन अंतर है। अब पार्लियामेंट्री का एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं तो वी हैव द एग्जाम्पल ऑफ यूके, इंडिया उसका एग्जाम्पल है, भारत उसका एग्जाम्पल है, जहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव है वहाँ पर पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है और पार्लियामेंट के जो मेंबर होते हैं वो मिलकर अपना प्रधानमंत्री, अपना जो नेता है उसको वहाँ पर आपको चुना जाता है। तो आर्टिकल 52 बोलता है देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और उससे ज़्यादा उसके अंदर कुछ दिया नहीं गया। ठीक है। आर्टिकल 53 जो है, अनुच्छेद जो 53 है, अनुच्छेद 53 बोलता है कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट, कि जो भी यूनियन एग्जीक्यूटिव पावर होंगी, जो भी आपकी कार्यपालक शक्तियाँ होंगी, वो राष्ट्रपति के अंदर निहित होगी। ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जितने भी पावर्स हैं यूनियन के पास में, तो जो भी राज्य सरकार, मतलब जो भी आपकी केंद्र सरकार, जो भी एग्जीक्यूटिव जो भी कार्य करेगी, जो भी फंक्शन करेगी, वो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के नाम से करेगी। फॉर एन एग्जांपल, जब आपको आपका पासपोर्ट जब इशू किया जाता है, तो पासपोर्ट इशू करने के टाइम पर भारत के राष्ट्रपति उस पासपोर्ट को इशू करते हैं। सरकार कोई भी ऑर्डर देती, किसी का भी अपॉइंटमेंट होता है, फॉर एग्जांपल प्रधानमंत्री का अपॉइंटमेंट होता है, अटॉर्नी जनरल का होता है, सीएजी का होता है, किसी का भी अपॉइंटमेंट होता है तो राष्ट्रपति के नाम से होता है। इवन जो केंद्र सरकार है, अगर वो कोई नोटिफिकेशन जारी करती है, राष्ट्रपति के नाम से करेगी। वो कोई कॉन्ट्रैक्ट जारी करती है तो वो भी राष्ट्रपति के नाम से वहाँ पर जारी होगा। तो जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शन है, जितने भी कार्यपालिक शक्तियाँ हैं, वो राष्ट्रपति के हाथ में निहित है ना। इसका मतलब ये नहीं कि सब राष्ट्रपति उनका फंक्शन करेगा, राष्ट्रपति को उन शक्तियों का जो केंद्र है वो केंद्र यहाँ पे बनाया गया है, और राष्ट्रपति की मदद के लिए, उन फंक्शंस को करने के लिए जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, आपकी एक मंत्रिमंडल होगी जो राष्ट्रपति के जो पावर एंड फंक्शन है उनको वहाँ पर आपको, या उनको सलाह है, वो सलाह यहाँ पर आपको देगी। उसके बाद बोलता है कि सुप्रीम कमांड ऑफ द डिफेंस फोर्सेज जो है वो प्रेसिडेंट होंगे। तीनों सेनाओं के जो प्रमुख हैं, तीनों सेनाओं के प्रमुख हमारे यहाँ पे कौन होंगे, प्रेसिडेंट, यहाँ पर आपके जो राष्ट्रपति हैं वो तीनों सेनाओं के यहाँ पर आपको प्रमुख होंगे। ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं कि राष्ट्रपति के पास सब शक्तियाँ हैं। राष्ट्रपति के लिए अब ऑलरेडी मैं आपको बता दूं, जितने भी एक्शंस राष्ट्रपति के या जितने भी फंक्शंस दिए गए हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के माध्यम से वहाँ पर आपको किया जाता है। तीनों सेनाओं के जो प्रमुख हैं वो राष्ट्रपति हैं, और अगर किसी कंट्री के ऊपर वॉर डिक्लेयर करना है तो राष्ट्रपति वॉर डिक्लेयर करेंगे, सीज फायर करना है राष्ट्रपति करेंगे। तीनों सेनाओं का जो संचालन है, या तीनों सेनाओं के जो उनके हेड्स हैं, उनका जो अपॉइंटमेंट है या उनकी नियुक्ति है, वो भी राष्ट्रपति के द्वारा वहाँ पर आपको की जाएगी। तो तीनों सेनाओं के प्रमुख होंगे, और उसके बाद तीनों सेनाओं के प्रमुख के साथ साथ में अभी जो भी वॉर वगैरह जो भी चीजें हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा यहाँ पे की जाएंगी। तो 52 और 53 आपका हुआ। आर्टिकल 54 बोलता है द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। 54, 55, 56, 57, 54 बोलता है राष्ट्रपति का चुनाव, कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनका चुनाव किस प्रकार से होगा, उनकी इलेक्शन की जो मेथड है, इलेक्शन की मेथड क्या होगी, तो वो पूरा इसके अंदर दिया गया है। अब इसके अंदर क्या है कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए एक इलेक्टरल कॉलेज, या बोल सकते हो कि एक पंचायत वहाँ पे बनेगी, या फिर एक निर्वाचक मंडल वहाँ पे बनेगा, उसके द्वारा राष्ट्रपति का इलेक्शन वहाँ पे होगा। जैसे हम बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका के अंदर एक तरीके से राष्ट्रपति हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट दोनों होता है, लेकिन उसके बावजूद भी राष्ट्रपति का चुनाव है एक इलेक्टरल कॉलेज के माध्यम से, एक निर्वाचक मंडल के द्वारा यहाँ पर आपको किया जाता है। तो उस प्रकार से राष्ट्रपति का जो
निर्वाचन है उसके लिए एक निर्वाचक मंडल या एक इलेक्टरल जो कॉलेज है वो मतलब वो यहाँ पर आपको क्रिएट होगा। अब उसके अंदर कौन कौन लोग शामिल होंगे, ठीक है। तो उसके अंदर शामिल होने वाला पहली बात तो इलेक्टेड मेंबर ऑफ द बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, संसद के जो दोनों सत्र हैं, है ना, दो सत्र कौन से हैं संसद के, लोकसभा और लोकसभा के अलावा राज्यसभा। तो ये दो जो संसद के सत्र हैं, ये दो आपके जो आपके उसके जो हाउसेस हैं उनके इलेक्टेड मेंबर। अब इलेक्टेड मेंबर से यहाँ पर क्या मतलब है, तो संसद में दो तरह के मेंबर होते हैं। एक मेंबर होता है नॉमिनेटेड मेंबर, जिनको राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है, वो कौन होते हैं, तो राज्यसभा के अंदर जो 12 मेंबर हैं, 12 मेंबर हैं, वो राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट किया था, आर्ट कल्चर बाकी उस सेक्टर्स के, तो वो लोग। और लोकसभा के अंदर जैसे 2 मेंबर, 2 मेंबर जो होते हैं वो लोकसभा के अंदर नॉमिनेट किए जाते हैं। खैर ये वाला जो लोकसभा के अंदर जो 2 मेंबर्स थे एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के, वो भी खत्म हो चुका है 104th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा। तो अभी सिर्फ लोकसभा राज्यसभा के अंदर 12 मेंबर नॉमिनेट होते हैं। तो जो नॉमिनेटेड मेंबर हैं वो इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। उसका सिंपल सा रीज़न ये बोला जा सकता है कि राष्ट्रपति ने खुद ने उनको अपॉइंट किया है, तो राष्ट्रपति के लिए वोट नहीं डाल सकते, ठीक है। तो पहला कौन, इलेक्टेड मेंबर ऑफ द बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, संसद के दोनों सत्र के मेंबर। उसके बाद दूसरा बोलता है इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, राज्य की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, या हिंदी में अगर हम बोलेंगे तो राज्य की जो विधानसभा है उसके निर्वाचित सदस्य। अब जैसे संसद के अंदर 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, उसी प्रकार से कुछ राज्यों के अंदर जैसे 7 स्टेट जिसके अंदर द्विसदनात्मक प्रणाली है, जिसके अंदर जैसे बिहार, अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं, बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, इन स्टेट्स, कर्नाटका हो गया, इन स्टेट्स के अंदर क्या है, जैसे 2 हाउस है ना, उनको क्या बोला जाता है, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, है ना, उसको दोनों को मिला के विधान मंडल बोला जाता है। तो 2 हाउसेस हो गए। जैसे आपका राज्यसभा होता है वैसे ही उन राज्यों में विधान परिषद होता है, जो हायर हाउस है, अपर हाउस है, जबकि जो लोअर हाउस होता है जिसको विधानसभा बोला जाता है उसके मेंबर जनता के द्वारा वहां पर आपको चुने जाते हैं। तो उसके अंदर राज्य विधानसभा जो है उसके लेजिस्लेटिव असेंबली के आपके इलेक्टेड मेंबर, ठीक है। अब यहां पर भी क्या प्रोविजन था कि एक जो मेंबर है राज्यों के अंदर, वो एक मेंबर राष्ट्रपति के द्वारा एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का है और राज्यपाल है उनके द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। तो ये जो प्रोविजन है, ये प्रोविजन भी आपका 104th अमेंडमेंट से खत्म हो गया। तब जितने भी मेंबर्स होंगे लेजिस्लेटिव असेंबली में वो इलेक्टेड मेंबर वहां पर आपको होंगे, ठीक है। अभी यहाँ पर कई बार ये टेबल आ जाता है, उसमें एक एग्जांपल उसने दे दिया कि लेजिस्लेटिव असेंबली की जगह लेजिस्लेटिव काउंसिल लिख दिया, है ना, आपकी जो विधायिका है तो आपको विधान मंडल, विधान परिषद यहाँ पर आपको लिख दिया, विधान परिषद मतलब अपर हाउस, तो उसके केस में वो ऑप्शन गलत हो जाता है। ये कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आपका आ चुका है, ठीक है। तीसरा यहाँ पर है कि लेजिस्लेटिव जो मेंबर हैं ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर, तो 3 यूनियन टेरिटरी हैं भारत के अंदर जिनकी खुद की विधानसभा है। कौन कौन से हैं वो है दिल्ली, पुडुचेरी और आपका जम्मू कश्मीर, इनकी विधानसभाएं हैं। अब ऑब्वियसली बात है कि अगर विधानसभा होगी तो उसके अंदर वो वोट देने के लायक होंगे। तो 3 जो ऐसे यूटी हैं जिनकी खुद की विधानसभाएं हैं, उनके जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो इलेक्टेड मेंबर उसके अंदर वहाँ पर वोट देंगे और वोट देने के बाद राष्ट्रपति के इलेक्शन के अंदर यहाँ पर प्रोसेस करेंगे। तो 3 प्रकार का जो ये सदस्य हैं, तीनों को मिलके आपका जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसको तीनों को मिला के राष्ट्रपति का जो इलेक्टरल कॉलेज है वो इलेक्टरल कॉलेज यहाँ पे आपको बनता है। तो पहला कौन हो गया, इलेक्टेड मेंबर ऑफ द बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, संसद के जो दोनों सदन हैं उन दोनों सदनों के आपके एमपीज हो गए, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गए, इलेक्टेड मेंबर ऑफ द स्टेट असेंबली हो गए और इलेक्टेड मेंबर ऑफ द आपके 3 जो यूटी हैं, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर है। खैर जम्मू कश्मीर का जो नाम है वो भी ऐड नहीं हुआ है, आने वाले समय में ऐड हो जाएगा। तो फ्यूचर पर्सपेक्टिव से जम्मू कश्मीर मैंने वहाँ पर उसके अंदर ऐड कर दिया, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल जो 54 है उसके अंदर आगे बताया जाता है, ये तो बात हो गई आपकी किस प्रकार से होगा। अब कौन भाग नहीं लेगा, है ना, वो बता चुका हूँ, एक बार वो फिर से अपन देख लेते हैं। तो कौन भाग नहीं लेगा, नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ द बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, संसद के जो दोनों सदन है उसके नॉमिनेटेड मेंबर, मतलब उसके जो नामित सदस्य हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ द स्टेट असेंबली, राज्य असेंबली के राज्य की जो विधानसभा है उसके मनोनीत सदस्य, है ना। उसके बाद इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, राज्य की जो विधान परिषद है उसके दोनों मेंबर्स, नॉमिनेटेड भी और इलेक्टेड भी, वो लोग भी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। उसके बाद नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ द दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर है उसके नॉमिनेटेड जो मेंबर हैं वो भी इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो ये सभी मेंबर्स जो है उसके अंदर पार्टिसिपेशन उसके अंदर नहीं होगा। बड़ा सिंपल सा है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि कौन पार्टिसिपेट करेगा, कौन पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ठीक है। अब आर्टिकल 55 बोलता है कि मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति या किस प्रकार से जो राष्ट्रपति हैं उनको नॉमिनेट किया जाता है। अब उसमें क्या होता है,
जब आप लोग वोट देने जाते हैं है ना, तो वहाँ पे क्या होता है कि आपके वोट का एक वैल्यू होता है। फॉर एन एग्जांपल कि मैं वोट देने गया तो मेरे वोट का एक वैल्यू है, तो इट विल काउंट 1। पवन चौधरी ने वोट दिया 1, एग्जांपल के लिए गीत अग्निहोत्री ने दिया 2 हो गया, किट्टू शर्मा ने वोट दिया 3 हो गया, है ना, अदिति ने वोट दिया 4 हो गया, ठीक है, मेघा सोनी ने दिया 5 हो गया। तो सबके वोट का एक एक वैल्यू यहाँ पर आपको काउंट होता है, ठीक है। लेकिन हमारे जो एमएलएज होते हैं, जो एमपीज होते हैं, उनके वोट का जो वैल्यू है उसको काउंट करने का थोड़ा सा तरीका राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर यहाँ पर आपको अलग है ना। अब वो कैसे काउंट होता है तो उसके काउंट करने का एक फॉर्मूला है। वो फार्मूला बोलता है कि सबसे पहले जो राज्य के जो आपके जो एमएलए हैं, स्टेट के एमएलए हैं, उनके वोट का जो वैल्यू है उसको काउंट किया जाता है। तो एक एमएलए के वोट का वैल्यू कितना होगा, वो होगा टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, जिस राज्य का वो एमएलए है उसके टोटल वोट वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द विधानसभा। विधानसभा के जो टोटल इलेक्टेड वहाँ पे आपको मेंबर है ना, ये 1000 यहाँ का आपको आ गया है वो वाला, ठीक है। तो जितने भी इलेक्टेड मेंबर है, जैसे एमपी की मैं बात करूँ तो एमपी की जो पॉपुलेशन है वो डिवाइडेड बाय 230 सदस्य है, तो 230 से उसको डिवाइड होगा और जो नंबर आएगा वो एमपी के वोट का या एमपी के जो एमएलए हैं, जो विधायक हैं, उनके वोट का यहाँ पर आपको वैल्यू होगा। तो टोटल एमएलए वोट वैल्यू है ना, मतलब टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट डिवाइडेड टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर इनटू 1,000। तो ऐसे करके एक जो नंबर है वो विधायक के मूल्य का यहाँ पर आपको वैल्यू यहाँ पर आपको आएगा, ठीक है। अब मध्य प्रदेश के अंदर कितना आता है, मध्य प्रदेश में जो वोट का वैल्यू है वो आता है 131, 131, ठीक है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इट्स 231, और सबसे जो कम है वो आता है सिक्किम के अंदर, इट्स ओनली 7। तो ये वोट का वैल्यू मतलब सिक्किम का अगर विधायक है वो अगर वोट डालेगा तो इट कॉस्ट 1, उत्तर प्रदेश का डालेगा इट कॉस्ट 231, अगर एमपी का डालेगा तो इट कॉस्ट 131। तो एक एमएलए का ये वैल्यू है, ठीक है। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल वैल्यू यहाँ पर आपको उसके अंदर निकल जाएगी। अब यहाँ पे जो पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या की बात की गई, वो कौन सी जनसंख्या यहाँ पर है, तो उसके लिए क्या किया गया कि 1971 का जो पॉपुलेशन था, 1971 का जो जनसंख्या था, उसको फिक्स कर दिया गया। तो जो भी पॉपुलेशन यहाँ पे लिखी है ये 1971 की जो जनसंख्या, जो जनगणना थी, सेंसस थी, वो नंबर यहाँ पर आपको फिक्स किए गए हैं। और जो 84th अमेंडमेंट था उसके द्वारा 1971 की जो जनगणना है उसको यहाँ पर आपको फिक्स किया गया। हो सकता है आने वाले समय में जब 2026 में सब कुछ चेंज हो तो ये नंबर वहाँ पर आपको इंक्रीज हो सकता है। 1971 की जगह 2021 की जो जनगणना है उसके हिसाब से यहाँ पे आपको हो सकता है, ठीक है। अब उसके बाद ये लोग जो वोट डालते हैं तो वोट का जो कलर होता है वो कलर अलग अलग होता है, ठीक है। हो सकता है कि जैसे जो काउंटिंग होती है वो तो अलग अलग होती है, विधानसभाओं में अलग होती है, संसद में आपको अलग काउंटिंग यहाँ पे होती है, लेकिन जो बैलेट पेपर का जो कलर है वो कलर अलग अलग होता है, ठीक है। सबसे पहले जो आपका जो एमएलए का वोट है, तो एमएलए का जो बैलेट पेपर होता है उसके अंदर पिंक कलर होता है ना, जो गुलाबी कलर है, गुलाबी कलर का यहाँ पर आपको पेपर होता है। तो ये बात हुई वोट वैल्यू की। अब अगर इस हिसाब से टोटल अगर हम काउंट करेंगे सभी राज्यों के जो एमपी एमएलएज हैं या यूटी के एमएलएज हैं, उनको जब हम काउंट करेंगे तो टोटल जो वैल्यू आएगा वो आएगा 5,49,495, 5,49,495। ये 2017 में जब आपके कोविंद जी जो है उनको इलेक्ट किया गया था, तो उस समय पे ये टोटल स्टेट के वोट का वैल्यू थे। ये उसका लेटेस्ट डेटा है 2017 का, ठीक है। उसके बाद कितना हो गया 5,49,495, इसको याद रखिएगा नंबर को, ठीक है। अब उसके बाद जो एमपी का जो वोट है, एमपी मतलब कौन, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या बोल सकते हो सांसद। तो दो तरह के सांसद होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो दोनों के जो वोट का वैल्यू होगा वो बराबर होगा। एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया भी था, एक एग्जाम में भी आया था, तो उसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि जो राज्यसभा और लोकसभा हैं उनके मेंबर्स का जो उनके वोट का जो वैल्यू है वो अलग अलग होता है। तो जितने भी एमपी होते हैं सबके वोट का वैल्यू सेम होगा, चाहे वो लोकसभा में हो चाहे वो राज्यसभा में। तो ये नंबर कितना होता है, हाउ कैन वी कैन कैलकुलेट इट। पहला होता है टोटल वैल्यूज ऑफ द वोट ऑफ ऑल एमएलएज ऑफ द ऑल स्टेट, सभी राज्यों के जितने भी एमएलए हैं, टोटल वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ऑल एमएलए ऑफ ऑल स्टेट, जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों के टोटल वोट ऑफ वैल्यू है, सबको जोड़ेंगे, मतलब जो 5,49,000 आया, एंड इट इज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, संसद के जो टोटल जो मेंबर हैं उसकी वहाँ पर आपको संख्या, एंड इट इज डिवाइडेड बाय 1/1000, वो मैं लगाना उसके अंदर यहाँ पे भूल गया। तो ये जो संख्या आएगी इसके हिसाब से जो एक एमएलए का, एक एमपी का जो वोट वैल्यू है वो होगा 708। तो एक एमपी के वोट का वैल्यू कितना हो गया 708। लोकसभा राज्यसभा सब आप मिला देंगे तो टोटल जो वोट का वैल्यू है वो आएगा 5,49,408, 5,49,408, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका नंबर आया था
ये नंबर आया था 5,49,495 और यहाँ पर जो नंबर आया है वो आया है 5,49,408। मतलब टोटल जो नंबर है वो ऑलमोस्ट नंबर यहाँ पर आपको सेम है। तो एमपी और एमएलए के जो वोट वैल्यू है उसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। तो ये इंडिकेट करता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में जितना प्रेफरेंस या जितना जो महत्व है, जितना महत्व राज्य सरकार को या स्टेट्स को दिया गया, उतना ही महत्व जो है वो केंद्र को भी दिया गया या पार्लियामेंट को भी दिया। तो पार्लियामेंट और विधानसभा जो है वो दोनों एक लेवल के ऊपर यहाँ पर आपको आ जाती है, ठीक है। तो वोट के वैल्यू में बहुत ज़्यादा अंतर यहाँ पे नहीं है, ये निग्लिजिबल अंतर है। तो टोटल वोट वैल्यू कितना हो गया भैया? टोटल वोट वैल्यू हो गया 10,98,903, 10,98,903। अब इसमें से जिसको भी 50% प्लस 1 वोट अगर यहाँ पर आपको मिल गया, 50% प्लस 1 वोट नंबर यहाँ पे मिल गया, वो व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में यहाँ पर भारत के अंदर नॉमिनेट हो जाएगा। तो ये बात हुई आर्टिकल 54 की, जिसके अंदर हमने पूरी तरीके 55 के अंदर जो पूरा मैनर हम देख रहे हैं। अब उसके बाद 55 के अंदर यहाँ पर जो बैनर है उसके अंदर एक तरीका बताया कि जो वोटिंग मैंने आपको बताया कि वोटिंग एक्चुअल होती कैसी है। तो वोटिंग की जो मेथड है उसको बोला जाता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, या हिंदी में अगर मैं बोलूँगा तो एकल हस्तांतरणीय वोट के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब ये होता क्या है, कैसे इसके अंदर काउंटिंग होती है, ठीक है, वो मैं आपको पहले बता देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है कि जब आप चुनाव का वोट, आप जब वोट देने जाते हैं तो आपके पास एक बैलेट पेपर होता है, उसके अंदर नाम लिखे होते हैं, ए कैंडिडेट, बी कैंडिडेट, सी कैंडिडेट, या ईवीएम पे आप जब वोट देते हैं सामने का जो बटन है, सामने का बटन दबा दें, आपका वोट यहाँ पर आपको डल जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट हैं सबका नाम उस पर्ची के अंदर यहाँ पर आपको होता है। जैसे फॉर एन एग्जांपल 3 मेंबर इलेक्शन में खड़े हुए हैं, एक है रामनाथ कोविंद, दूसरी जो है वो मीरा कुमार है, और तीसरे पीए संगमा है। खैर ये तो अभी रहे नहीं, लेकिन फिर भी उनका नाम मैंने डाल दिया। तो 3 मेंबर यहाँ पर इलेक्शन के अंदर खड़े हुए हैं। अब जो भी व्यक्ति वोट डालने आएगा उसको वोट नहीं डालना है, उसको अपना प्रेफरेंस देना है। प्रेफरेंस मतलब अपनी पहचान आपको ये बताना है कि वो किसको वोट देना चाहता है। तो वो जो भी, जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं वोट देने गया तो मैंने प्रेसिडेंट जो है उनको, रामनाथ कोविंद को मुझे वोट देना है, तो उनके सामने मैंने यहाँ पर 1 लिख दिया, या जो भी वो मार्क करते हैं तो मार्क कर दिया। उसके बाद मेरे को सेकंड प्रेफरेंस जो वोट है वो मुझे मीरा कुमार को देना, और थर्ड प्रेफरेंस वोट जो है वो मुझे पीए संगमा को देना। तो इस प्रकार से जो भी मार्किंग है वो मार्किंग इसके अंदर कर दूंगा। इसके लिए स्पेशल टाइप का एक जो पेन है उसी पेन का यूज़ किया जाता है, और उसके माध्यम से जो वोटिंग है वो वोटिंग यहाँ पे की जाती है। जो भी व्यक्ति वोट डालने आएगा उस व्यक्ति को यहाँ पर तीनों को वोट देना पड़ेगा। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या जरूरी है कि सभी मेंबर तीनों को वोट दें? दिस इज नॉट नेसेसरी। अगर आप चाहो तो एक को आपने प्रेफरेंस दे दिया, 2 और 3 को न दें, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। ये बीच में रूल को चेंज हुए थे 2007 में शायद, तो वहाँ पर अगर आप चाहते हो कि किसी और को वोट न दें तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो फर्स्ट प्रेफरेंस वोट, सेकेंड प्रेफरेंस वोट, थर्ड प्रेफरेंस, चौथा कैंडिडेट होता तो 4th प्रेफरेंस, 5th प्रेफरेंस, ऐसे लगातार यहाँ पर आपको हो जाता, ठीक है। तो इस प्रकार से जितने भी लोग हैं, जितने भी एमपी और एमएलए हैं वो अपना अपना वोट वहाँ पर आपको देते हैं। फॉर एन एग्जांपल एमपी का जो एमएलए है उसने जाके वोट डाला, शिवराज सिंह चौहान ने वोट डाला, तो उसने उन्होंने रामनाथ कोविंद को एक पहला प्रेफरेंस यहाँ पे दिया। तो रामनाथ कोविंद के अकाउंट में 131 जो वोट है, 131 मूल्य के वोट, 131 वैल्यू के जो वोट है वो यहाँ पर इसके अंदर काउंट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद उसी प्रकार से वो करता रहेगा, ठीक है। अब जब काउंटिंग होती है, जब गिनती होती है, तो क्या करते हैं कि सबसे ज़्यादा फर्स्ट प्रेफरेंस के जो वोट हैं वो किसको मिले हैं, ठीक है। तो काउंटिंग स्टार्ट की जाती है। तो पहले देखा जाता है कि रामनाथ कोविंद जो है उनको इतने एमएलए ने, जैसे 550 एमएलए ने उनको वोट किया है, उसके बाद 200 एमपीज़ ने यहाँ पर आपको वोट किया, जो भी वोट उनका है, तो उनका जो पहला प्रेफरेंस का वोट होता है उसको काउंट किया जाता है कि हाउ मच नंबर इज देयर, वो पूरा काउंटिंग होता है। वो काउंटिंग होने के बाद अगर रामनाथ कोविंद को टोटल नंबर ऑफ वोट जितना भी उनको चाहिए है ना, जो मैंने आपको नंबर बताया था 5,49,000, तो वो जो 5,50,000, 10,50,000 कुछ नंबर है, वो नंबर की अगर वोट वैल्यू उसका हाफ अगर उसको मिल जाता है, 50% प्लस 1 वोट अगर उनको यहाँ पर आपको मिल जाता है, तो वो विजयी हो जाते हैं, वो जीत जाते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा हुआ कि उनको पहले प्रेफरेंस के वोट के अंदर टोटल नंबर उनको वहाँ पर आपको नहीं मिल पाए, ठीक है। तो काउंटिंग हुई, काउंटिंग के अंदर आपको जो भी 5,50,000 जो भी नंबर चाहिए वो नंबर उनको उसके अंदर यहाँ पर आपको नहीं मिल पाया। वो जब नंबर नहीं मिल पाया
तो उसके केस में क्या करेंगे कि जो मीरा कुमार को जो फर्स्ट प्रेफरेंस के वोट मिले हैं, है ना, मीरा कुमार को जो फर्स्ट, उनको भी होंगे क्योंकि हो सकता है वो कांग्रेस की कैंडिडेट है, तो इनको भी जो कांग्रेस के विधायक हैं, कांग्रेस के जो सांसद हैं, उन्होंने फर्स्ट प्रेफरेंस वोट यहाँ पर आपको दिया होगा। तो अब सेकंड केस में क्या होगा कि अगर रामनाथ कोविंद को टोटल नंबर ऑफ वोट नहीं मिले, टोटल उनको मेजोरिटी नहीं मिली, इन दैट केस मीरा कुमार को जितने भी फर्स्ट प्रेफरेंस वोट मिले हैं उन वोट्स को कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद मीरा कुमार को जितने भी सेकंड प्रेफरेंस के वोट मिले हैं, द्वितीय प्रेफरेंस के वोट मिले हैं, वो वोट वैल्यू जो है वो यहाँ पर आपको ट्रांसफर कर दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद फिर से काउंटिंग की जाएगी। तो क्या 50% प्लस 1 हो गया? शायद नहीं हुआ, नहीं होगा। तो क्या होगा कि जो पीए संगमा है उनको जितने भी फर्स्ट प्रेफरेंस के वोट मिले हैं उन वोटों को कैंसिल कर दिया जाएगा, और उनको जितने भी सेकंड प्रेफरेंस के वोट मिले हैं, सेकंड प्रेफरेंस के वोट, वो वोट जो है वो ऐसे करके यहाँ पर ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। और ये प्रोसेस कब तक चलेगी? जब तक एक कैंडिडेट को मेजोरिटी यहाँ पर आपको मिलनी ही मिल जाती है। जैसे कल एक स्टूडेंट ने पूछा था कि अगर इनमें टाई हो गया तो क्या करेंगे, तो देयर इज नो प्रोबेबिलिटी ऑफ टाई, या टाई वगैरह का कोई भी प्रोबेबिलिटी जो है वो इसके अंदर यहाँ पर आपको नहीं है। क्यों नहीं है? कि जब तक एक कैंडिडेट जीत नहीं जाता, जब तक एक कैंडिडेट को टोटल नंबर ऑफ वोट नहीं मिल जाते, तब तक यही जो काउंटिंग है वो यही काउंटिंग यहाँ पर लगातार चलती रहेगी। तो ये जो मेथड है इसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, कि वोट जो है वो ट्रांसफर यहाँ पर आपको हो रहा है। तो दिस इज कॉल्ड द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो इस प्रकार से जिस भी कैंडिडेट को 50% प्लस वोट जो है वो मिल जाता है, वो जो चुनाव है वो चुनाव यहाँ पर आपको जीत गया। तो दिस इज द प्रोसेस जिसके बाद राष्ट्रपति का चुनाव होता है। उसके बाद बोलता है कि राष्ट्रपति के जो है पद का कार्यकाल कितना होगा, पद के कार्यकाल के लिए क्या क्या कंडीशंस हैं, कंडीशंस दी गई हैं। तो टोटल जो राष्ट्रपति का जो टेन्योर होगा, टेन्योर विल बी 5 ईयर 5 साल का जो टेन्योर है वो राष्ट्रपति का टेन्योर यहाँ पे होगा। और राष्ट्रपति जो है अपना इस्तीफा है वो उपराष्ट्रपति को संबोधित करके यहाँ पर आपको दे सकते हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन आया, 2-3 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। पहला क्वेश्चन ये कि राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको देते हैं, तो उपराष्ट्रपति को देते हैं। किस आर्टिकल में, किस अनुच्छेद के अंदर राष्ट्रपति का जो उनका जो कार्यकाल है उसके बारे में बात की गई है, तो इट इज़ द 56, जहाँ पर राष्ट्रपति का जो टाइम पीरियड है वो टाइम पीरियड दिया गया है। उसके बाद इसी के अंदर बोला गया कि अगर राष्ट्रपति अगर उनको इम्पीच करना है तो आर्टिकल 61 के अंदर राष्ट्रपति को इम्पीच किया जा सकता है। तो राष्ट्रपति की इम्पीचमेंट की जो बात है वो सबसे पहले आर्टिकल 56 में बोली गई। 61 में पूरा प्रोसेस दिया गया है, लेकिन यहाँ पे राष्ट्रपति का अपॉइंटमेंट या राष्ट्रपति के जो टाइम पीरियड है, राष्ट्रपति का जो भी कंडीशंस है वो कंडीशंस दी गई है। तो 56 का जो बी है वो बोलता है कि अगर राष्ट्रपति अगर संविधान का वायलेशन करते हैं, संविधान का उल्लंघन करते हैं, तो उसके लिए अनुच्छेद 61 के अंदर उनका जो इम्पीचमेंट है, या हिंदी में अगर हम उसको बोलेंगे तो उनका जो महाभियोग है वो महाभियोग किया जा सकता है। अब ये क्या होता है वो 61 के अंदर, जब 61 आएगा उस समय हम देखेंगे। तो 56 बोलता है राष्ट्रपति के टेन्योर्स वगैरह बताएं, 5 साल टेन्योर किनको ऐसे हटाया जाएगा। 57 यहाँ पर आपको बोलता है कि एलिजिबल फॉर द री इलेक्शन, राष्ट्रपति जो है वो पुनः चुनाव में नियुक्ति के लिए यहाँ पे आपको पात्र है, ठीक है। ये कंडीशन बताना जरूरी थी क्योंकि कई सारी कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पर राष्ट्रपति का जो पद है उसके लिए कुछ कंडीशंस वगैरह दी गई। जैसे अमेरिका है तो वहाँ पर कोई भी व्यक्ति 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है, बराक ओबामा 2 बार राष्ट्रपति बने, ऐसी कंडीशन वहाँ पर आपको दे सकते हैं। तो भारत में जो राष्ट्रपति हैं वो पुनः नियुक्ति के लिए यहाँ पर आप योग्य होगा। एनी नंबर ऑफ टाइम जो राष्ट्रपति हैं वो रीअपॉइंट यहाँ पर या पुनः नियुक्ति उनके यहाँ पर आपको हो सकती है। तो जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति का पद धारण करता है वो कितनी भी बार राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो चुनाव लड़ सकता है। तो भारत में इस प्रकार का कोई भी जो रिस्ट्रिक्शन है वो किसी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर आपको नहीं लगाया गया। तो ये 57 के अंदर राष्ट्रपति के जो पुनः निर्वाचन है उसकी बात की गई है। ये कल क्वेश्चन मैंने टेस्ट के अंदर पूछा भी था कि हु इज़ एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, या कौन से आर्टिकल के अंदर दिया। तो 57 आर्टिकल यहाँ पर आपको याद रखना, ठीक है। आर्टिकल 58 बोलता है क्वालिफिकेशन, है ना, उनकी योग्यताएं क्या है। अब राष्ट्रपति का पद है तो कम से कम योग्यताएं तो बताना पड़ेगी कि योग्यताएं क्या क्या है, ठीक है। तो राष्ट्रपति को चुनाव के लिए कुछ योग्यताएं हैं या कुछ कंडीशंस हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दी गई हैं। पहली कंडीशन बोलती है ही शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, वो भारत का नागरिक होगा, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि वो व्यक्ति जो है वो भारत का नागरिक होगा, ठीक है। अब नागरिक होगा तो कैसे नागरिक होगा, जन्म के द्वारा, रजिस्ट्रेशन के द्वारा या नेचुरलाइजेशन के द्वारा, ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं दी गई। सिर्फ भारत का नागरिक होना जरूरी है, उसके अंदर कोई भी प्री कंडीशन वगैरह कुछ भी इसके अंदर यहाँ पर आपको मेंशन नहीं है, ठीक है। तो वो भारत का नागरिक होगा। उसके बाद उम्र के बारे में बात की गई कि 35 वर्ष की जो उम्र है, 35 ईयर ऑफ जो एज है, वो एज उसने यहाँ पर आपको कंप्लीट कर ली है। तीसरा बोलता है कि वो लोकसभा का जो मेंबर है उसके लिए एलिजिबल यहाँ पर हो, ही शुड बी एलिजिबल फॉर द मेंबर ऑफ लोकसभा। इसका मतलब क्या है कि लोकसभा का मेंबर होने के लिए जो भी कंडीशंस, जो भी
जो भी योग्यताएं निर्धारित हो, वो निर्धारित योग्यताएं हैं वो पूरी यहाँ पर आपको करेगा। तो वो लोकसभा का मेंबर इलेक्टेड होने के लायक हो, उतनी योग्यताएं उनके पास में हो। ठीक है, तो ये योग्यताएं क्या है ना, 25 साल की उम्र होना चाहिए वगैरह वगैरह, जो भी संसद वहाँ पर आपको निर्धारित करे। तो इस प्रकार से ये 3 जो कंडीशन है वो 3 कंडीशन उनके लिए दिए गई है। चौथी जो कंडीशन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। चौथी कंडीशन बोलती है कि जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव के लिए यहाँ पे नॉमिनेट होगा, वो व्यक्ति ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या जो लाभ का पद है, वो लाभ के पद के ऊपर यहाँ पर आपको नहीं हो। ठीक है, अभी लाभ का पद होता क्या है? ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल कि कोई भी व्यक्ति है, जैसे कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बनना चाहता है, तो राष्ट्रपति बनने के पहले वो मिनिस्टर है, मंत्री है, और मंत्री होने के साथ में या मिनिस्टर होने के साथ में वो जो व्यक्ति है वो किसी भी बोर्ड में, जैसे फॉर एन एग्जांपल आरबीआई का गवर्नर है या किसी भी एक दूसरे पद के ऊपर है जो लाभ के पद की कैटेगरी के अंदर आता है। तो लाभ के पद की कैटेगरी के अंदर आपका प्रेसिडेंट का खुद का पद, उपराष्ट्रपति, एमपी, एमएलए, या कहाँ पे भी संसद, मतलब कहीं पर भी विधानसभा के अंदर आपका मेंबर हो, या वो व्यक्ति जो है कहीं पे मंत्री हो, चाहे वो विधानसभा में हो, मतलब राज्य में मंत्री हो, केंद्र में मंत्री हो, सॉरी, तो वो सब तो वो उसके अंदर इंक्लूड यहाँ पर आपको नहीं होता। ठीक है, उसके अलावा किसी पद पर, किसी सरकारी नौकरी में हो, तो वो लाभ के पद के ऊपर यहाँ पे आता है। तो जो भी व्यक्ति अगर लाभ के पद के ऊपर हो तो वो राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकता। ठीक है, और इसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा कि पहले लाभ का जो पद है, जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है, उसको छोड़ना पड़ेगा, और उसके लाभ के पद को छोड़ने के बाद, उसको लेफ्ट करने के बाद, वो जो व्यक्ति है वो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए यहाँ पर आपको निर्धारित होगा। अगर उसने लाभ के पद पर रहते हुए अगर इलेक्शन लड़ा है तो उसका जो इलेक्शन है वो चुनाव आयोग के द्वारा, आपका जो सुप्रीम कोर्ट है उसके द्वारा 0 घोषित या 0 घोषित हो सकता है। सेम कंडीशन आई थी प्रणब मुखर्जी के टाइम पर, जब प्रणब मुखर्जी ने इलेक्शन लड़ा था तो उनके सामने थे पीए संगमा, है ना, जो एनपीपी पार्टी के थे, उस समय बीजेपी के कैंडिडेट हुआ करते। तो जब वो इलेक्शन वहाँ पर आपको हुआ तो पीए संगमा हार गए और प्रणब मुखर्जी चुनाव वहाँ पर आपको जीत गए। उसके बाद उनका बोलना था कि जो प्रणब मुखर्जी है, बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन जो था उसके मेंबर थे, उसके अलावा 1-2 बॉडीज थे और भी उनके मेंबर थे। तो उनका आरोप था कि ये लाभ के पद के ऊपर है या ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के ऊपर है। तो वो मुद्दा वो सुप्रीम कोर्ट लेकर, सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पर पाया कि राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के पहले वो जो पद था वो ऑलरेडी वहाँ पर आपको छोड़ चुके थे, जबकि जो आपके जो पीए संगमा थे उनको मिसगाइड किया गया था वहाँ पे कि उन्होंने पद नहीं छोड़ा। तो उससे करके उन्होंने केस लगाया, लेकिन वो केस सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पर आपको रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि राष्ट्रपति के चुनाव का जो भी कंडीशन है या जो भी चीज़ है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वहाँ पर आपको तय किया। तो कोई भी अगर एनी डिस्प्यूट अराइजन ड्यू टू द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट या कुछ भी है, तो वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पर आपको तय किया जाएगा। उसके अंदर जो चुनाव आयोग है उसकी कोई भी कंडीशन है वो यहाँ पर आपके इसके अंदर नहीं होगी, है ना। तो जो कोई भी सिटिंग प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट, वो उसके पद के ऊपर यहाँ पर अपॉइंट हो सकता है। अब एक क्वेश्चन ये उठता है कि एक ऑलरेडी कोई व्यक्ति, कोई मिनिस्टर है ना, कोई मंत्री है, जैसे फॉर एन एग्जांपल सम पर्सन इज अ फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत का वित्त मंत्री है। तो भारत का वित्त मंत्री रहते हुए क्या वो राष्ट्रपति बन सकता है ना? बिल्कुल बन सकता है। अगर किसी भी व्यक्ति को अगर राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है और वो फॉर एन एग्जाम्पल फाइनेंस मिनिस्टर यहाँ पर है, तो मंत्री रहते हुए वो अपना इलेक्शन लड़ेगा। अगर वो इलेक्शन जीत गया, अगर वो राष्ट्रपति बन गया, तो मंत्री पद उसका समाप्त हो जाएगा, उसकी जो आपके जो लोकसभा या राज्यसभा की जो भी मेंबरशिप है वो एंड हो जाएगी। और उसके बाद, उसको एंड होने के बाद वो राष्ट्रपति का पद वहाँ पर आपको ग्रहण कर लेगा। अगर वो चुनाव हार जाता है ना, डिफीट हो जाता है, तो फाइनेंस मिनिस्टर का जो पद है, जो उसका जो एमपी का जो पद है और फाइनेंस मिनिस्टर का जो पद है, वो वहाँ पर आपको कंटिन्यू रहेगा। तो वो पद यहाँ पे खत्म नहीं होगा। अगर कोई भी व्यक्ति इस प्रकार से इलेक्टेड हो जाता है तो उसको अपना जो लोकसभा का जो भी पद था या जो भी पोस्ट के ऊपर था, वो पोस्ट उसको वहाँ पर आपको उसको वैकेंट करना पड़ेगी, उसको छोड़ना पड़ेगा। नहीं छोड़ेगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पर आपको वैकेंट हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला 59 बोलता है कि कंडीशन ऑफ द प्रेसिडेंट्स ऑफिस, राष्ट्रपति का जो ऑफिस है उसकी जो कंडीशन है या उसकी कुछ योग्यताएं दी गई। थोड़ा सा ऊपर वाला कट रहा है, तो वो एक्चुअली स्लाइड में ही कट रहा है। इसको मैं अगले लेक्चर में थोड़ा सा इसको नीचे खसका दूंगा ताकि प्रॉपर तरीके से उसको आप देख सकें। अभी थोड़ा सा मैं उसको एडजस्ट कर देता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आपको ऊपर की चीज़ थोड़ी सी और दिख सके। थोड़ा सा भी उसको, ठीक है अब चलेगा। ओके,
तो जो आर्टिकल 59 है, एक मिनट, ओके, अनुच्छेद जो 59 है या 59 जिसको आप बोलते हो, तो इसके अंदर यहाँ पर बोला गया कि जो राष्ट्रपति की जो कंडीशंस हैं, तो राष्ट्रपति के कार्यकाल की जो स्थिति हैं या जो कंडीशंस वहाँ पर आपको दी गई हैं, ठीक है, जैसे बोलता है कि जो संसद के किसी भी सदन का या किसी विधानसभा का सदस्य वहाँ पर नहीं हो सकता। ऐसा कोई भी व्यक्ति यहाँ पर अपॉइंट होता है तो उसकी जो सीट है, जब वो राष्ट्रपति अपॉइंट होता है उसी दिन से यहाँ पर आपको खाली मानी जाएगी, जो अभी मैंने आपको बताया सेम चीज़ है। तो 59 के अंदर उनकी जो कंडीशंस है, वो कंडीशंस इसके अंदर यहाँ पर आपको दी गई कि कोई भी व्यक्ति इस प्रकार से अगर अपॉइंट होगा तो उस व्यक्ति को उसका जो पद है वो पद पर्टिकुलर टाइम के बाद वहां पर आपको खत्म हो जाएगा। अगर वो एमपी है, एमएलए है, किसी भी पद के ऊपर है, उस पर रहते हुए अगर चुनाव लड़ रहा है तो उस पर्टिकुलर डेट में उसका जो पद है वो पद यहाँ पर आपको खत्म हो जाएगा। उसके बाद ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, लाभ के पद के ऊपर नहीं हो, है ना। उसके बाद किसी भी जहाँ पर भी वो रहता है, मतलब राष्ट्रपति कहाँ रहता है, राष्ट्रपति भवन में रहता है, तो राष्ट्रपति भवन के अंदर या प्रेसिडेंट जो हाउस है, प्रेसिडेंट हाउस के अंदर बिना किसी एमोल्यूमेंट या बिना किसी किराए के वो लोग वहाँ पर आपको रह सकते हैं। तो इतना बड़ा राष्ट्रपति भवन है, तकरीबन 350 उसके अंदर कमरे हैं, तो उसके अंदर राष्ट्रपति बिना किराए से, बिना किसी उसके वहाँ पर रह सकता है। तो ये कुछ कंडीशंस हैं वो राष्ट्रपति के लिए यहाँ पर आपको दी गई है। चौथा बोलता है ही इज इंटाइटल्ड टू सच एमोल्यूमेंट्स अलाउंसेस, जो भी पार्लियामेंट के द्वारा डिटरमाइन किया जाए, ठीक है। तो राष्ट्रपति की जो सैलरी है, एमोल्यूमेंट्स है, जितनी भी चीज़ें हैं वो संसद के द्वारा वहाँ पर आपको निर्धारित की जाएंगी, ठीक है। अभी के समय में अगर देखेंगे तो राष्ट्रपति की जो सैलरी है वो 5 लाख रुपीज़ या 5 लाख सैलरी है। उसके अलावा कुछ एमोल्यूमेंट्स वगैरह, वो कई सारे भत्ते, वेतन भत्ते वगैरह वगैरह कई सारी चीज़ें राष्ट्रपति को मिलती है। तो जब राष्ट्रपति का अपॉइंटमेंट होता है, जब राष्ट्रपति को उनका इलेक्शन वहाँ पे आपको होता है, और इलेक्शन होने के बाद जब तक उनका पद समय रहता है, जब तक उस पद के ऊपर रहते हैं, तब तक उनकी जो भी उनकी एमोल्यूमेंट सैलरीज वगैरह जो भी दी गई हैं, उनके अंदर कोई भी जो कमी है या उसके अंदर कोई भी जो डिक्रीमेंट है वो यहाँ पर आपको नहीं हो सकता। तो जितनी सैलरी एमोल्यूमेंट्स फिक्स हुआ है उतना ही सैलरी और एमोल्यूमेंट्स है राष्ट्रपति को अपने पूरे समय काल के दौरान यहाँ पर आपको मिलता रहेगा। उसके बाद एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, आगे वैसे उसको हम डिस्कस करेंगे ही करेंगे। तो राष्ट्रपति की जो भी सैलरी होगी, जो भी तनख्वाह वगैरह होगी, वो सब भारत की संचित निधि के ऊपर या कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया उसके ऊपर भारित होगी, और उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी वोट नहीं किया जाएगा, ठीक है। संसद में जो भी बजट पास होता है तो बजट के 2 पार्ट होते हैं, एक वोटेबल पार्ट, एक नॉन वोटेबल पार्ट। वोटेबल पार्ट मतलब कोई भी किसी मंत्रालय को कोई फंड देना है, किसी मंत्रालय को कोई भी पैसा ग्रांट वगैरह देनी है, तो वो वोटेबल पार्ट होगा, संसद उसके ऊपर बहस करेगी, फिर उस मंत्रालय को वहाँ पर आपको पैसा दिया जाएगा। और नॉन वोटेबल के पार्ट के अंदर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इनके जो सैलरी एमोल्यूमेंट्स वगैरह वो होते हैं, वो राष्ट्रपति भारत का जो संचित निधि है या कंसोलिडेटेड फंड है उस पर भारित होता है, मतलब उस पर चार्ज होता है, उसके ऊपर किसी प्रकार का जो वोट है वो वोट उसके अंदर यहाँ पर आपको नहीं किया जा सकता। चलिए, आर्टिकल 60 बोलता है ओथ और अफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के द्वारा जो है वो शपथ या प्रतिज्ञान है वो लिया जाता है। तो शपथ किस प्रकार से लेते हैं, ठीक है, उसके बारे में। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो शेड्यूल 3 है, अनुसूची 3 है, मैंने आपको बताया था, 3 के अंदर राष्ट्रपति की जो शपथ है वो शपथ के बारे में यहाँ पे दिया। तो कोई भी अगर पद है राष्ट्रपति का, या कोई भी पद, संवैधानिक पद है या कोई भी पद है सरकार के अंतर्गत, तो बिना शपथ लिए, बिना किसी प्रकार का जो शपथ है या किसी प्रकार का कोई भी जो प्रतिज्ञान है, उसके बिना आप उस पद के ऊपर नहीं आ सकते, ठीक है। तो राष्ट्रपति अपने चुनाव जीतने के बाद पहले शपथ लेंगे, और शपथ लेने के बाद जो राष्ट्रपति हैं, शपथ लेने के बाद वो उसके बाद वो अपने पद को वहाँ पर आपको ग्रहण करें। तो राष्ट्रपति शपथ में क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि आए, जो भी उनका नाम है, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल रामनाथ कोविंद, आए रामनाथ कोविंद डू स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड, है ना, या मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ, या सॉलेमली अफर्म भी बोल सकते हैं कि मैं रामनाथ कोविंद ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि दैट आई विल फेथफुली एग्जीक्यूट द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया, कि मैं भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन करूंगा, ठीक है, एंड विल टू बी बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी, ठीक है, बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ, एंड दैट आई विल डिवोट माई सेल्फ टू द सर्विस एंड द वेल बींग ऑफ द पीपल ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। कि मैं, जो भी नाम है, जैसे रामनाथ कोविंद है, ईश्वर की शपथ लेता हूँ, ठीक है, या मैं प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन करूंगा तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण, है ना, 3 जो इंपॉर्टेंट वर्ड इसके अंदर यहाँ पर आपको दिए गए हैं, ठीक है, वो क्या है, प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन करूंगा, और मैं भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगा, तो मैं लोगों के देश की रक्षा करूंगा, ठीक है। तो ये उनका प्रतिज्ञान है। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है कि राष्ट्रपति बोलते हैं कि मैं जो भारत का संविधान है उसको डिफेंड करूंगा, उसकी रक्षा करूंगा, ठीक है। तो
अब इसका मतलब ये माना जाए कि राष्ट्रपति जो हैं वो संविधान के रक्षक हैं, संविधान के डिफेंडर यहाँ पर। हाँ, वो डिफेंडर हैं, लेकिन अल्टीमेट जो डिफेंडर हैं या अल्टीमेट जो प्रोटेक्टर हैं, यहाँ पर आपको जो वर्ड है वो है प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड। लेकिन एक्चुअल जो प्रोटेक्टर है वो आपकी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया होती है, भारत की सुप्रीम कोर्ट होती है। तो राष्ट्रपति बोलते हैं कि मैं हेड होने के नाते उसको प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड करूंगा, ठीक है, लेकिन अल्टीमेट जो प्रोटेक्टर है, अल्टीमेट जो डिफेंडर है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, भारत की सुप्रीम कोर्ट। ये एक बार क्वेश्चन आया था, यूपीएससी में आया था, और वहां पर एक क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन या डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान को डिफेंड करते हैं, और दो ऑप्शन उसके अंदर थे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी था और राष्ट्रपति भी उसके अंदर था। उस क्वेश्चन पे बड़ा बवाल हुआ था कि एक्चुअल कौन है, और वो बवाल इतना ज़्यादा बढ़ गया कि उस क्वेश्चन को लेके सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक रिट लगाई गई, एक वहाँ पर केस लगाया गया, और वहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट ने खुद ने बोला कि वी आर द प्रोटेक्टर, वी आर द डिफेंडर। राष्ट्रपति जो है वो अपनी शपथ में बोलते जरूर है, लेकिन राष्ट्रपति के बाद में जो भी शक्तियां हैं वो उनकी खुद की शक्तियां नहीं है। उनको शक्तियां कहाँ से मिलती है? उनको शक्तियां काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से मिलती है, मंत्रिमंडल से मिलती है, मंत्रिमंडल से मिलती है, मतलब एग्जीक्यूटिव से मिलती है। तो एग्जीक्यूटिव कैन नॉट डिफेंड इट, एग्जीक्यूटिव डिफेंड नहीं कर सकता। डिफेंड कौन करेगा? जुडिशरी करेगी। आर्टिकल 32 में, आर्टिकल 226 में जुडिशरी की बात की गई। तो वहां पर क्लियरली सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जो थे उस समय, शायद जस्टिस आपके नाम अभी याद नहीं आ रहा, तो वो हुआ करते। तो उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ जो इंडिया है, उन्होंने यहाँ पर जस्टिस लोढ़ा थे शायद, आई थिंक, तो उन्होंने जो डिसीजन है ये उन्होंने वहाँ पर आपको डिसीजन वहाँ पर आपको दिया था, ठीक है। तो एक यूपीएससी के क्वेश्चन के कारण इतना ज़्यादा बवाल मचा और 2 साल तक वो केस चला, उसके बाद उसका रिजोल्यूशन वहाँ पर आपका हो पाया। तो याद रखना, प्रेसिडेंट जो है वो प्रेसिडेंट की जगह सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया उसका वहाँ पर आपको आंसर होगा। अगला जो है उसके अंदर ओथ और अफर्मेशन वहाँ पर है, ठीक है। तो ओथ दिलाएगा कौन? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, भारत के जो महान आपके जो चीफ जस्टिस हैं, या जो आप हिंदी में अगर बोले उनको, तो जो मुख्य न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो उनको शपथ दिलाएंगे। अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो उनकी केस में कोई भी अगर सेकंड जो वरिष्ठतम जो जस्टिस है या सेकंड जो सीनियर मोस्ट जज है, वो उनको उस प्रकार की शपथ यहाँ पर आपको दिलाएगा। जस्ट मिनट है, 1 मिनट। थोड़ा सा गला बैठ रहा है सॉरी। तो वो उनको जो शपथ है वो शपथ यहाँ पर आपको दिलाएगा, और उसके बाद राष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति जो शपथ वगैरह लेंगे और उसके बाद अपना जो कार्य वगैरह है वो यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। आर्टिकल 61 बोलता है इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का जो है इम्पीचमेंट। ऑलरेडी 56 के अंदर इसके अंदर बात की गई थी। तो राष्ट्रपति का महाभियोग होगा। अब महाभियोग कब होगा, है ना? महाभियोग जो वर्ड है वो अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी है, ठीक है। तो राष्ट्रपति का महाभियोग होगा जब वो वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान का जो उल्लंघन है, राष्ट्रपति को संविधान के उल्लंघन के लिए महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। अब व्हाट इज द महाभियोग या व्हाट इज द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? कोई डेफिनेशन होना चाहिए ना, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में इस प्रकार का कोई भी जो डेफिनेशन है, कोई भी जो परिभाषा है, वो वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की वहां पर आपको नहीं दी गई है ना। इसको जैसे आपके कई सारी बुक्स के अंदर मैंने आपको देखा था, या कई सारे जो कानूनविद हैं जब उसको एक्सप्लेन करते हैं तो उसके अंदर उनका वहाँ पर आपको बोलना था, उसका एक्सप्लेनेशन उन्होंने दिया है कि राष्ट्रपति का काम होता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, मंत्रिमंडल है, उसके निर्देश पे यहाँ पर आपको, या उसकी जो एडवाइस है उसकी एडवाइस के ऊपर यहाँ पर आपको काम करना। फॉर एन एग्जांपल, राष्ट्रपति ने जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो एडवाइस है उसका पालन नहीं किया, क्योंकि राष्ट्रपति की खुद की कोई शक्ति नहीं है। जो भी शक्ति राष्ट्रपति के पास में है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से उन्होंने डिराइव की। कहीं कहीं राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्ति होती है, वो आगे हम देखेंगे, लेकिन राष्ट्रपति की कोई बहुत ज़्यादा विवेकाधीन शक्ति, या फिर बोल सकते हो कि उनकी खुद की कोई शक्तियाँ नहीं होती, विवेकाधीन शक्ति नहीं होती। तो इस कंडीशन के अंदर अगर राष्ट्रपति को बोला गया, फॉर एन एग्जांपल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला कि इस व्यक्ति को मिनिस्टर के रूप में अपॉइंट कर दिया जाए, लेकिन राष्ट्रपति ने उनको अपॉइंट करने के बजाय अपने किसी पसंद के व्यक्ति को यहाँ पर आपको उनको अपॉइंट कर दिया, तो ये क्या हो गया? ये एक तरीके से वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो गया कि राष्ट्रपति का काम क्या है, ही वर्क ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द प्रेसिडेंट, या प्रधानमंत्री के सलाह पे बाकी मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे, लेकिन राष्ट्रपति ने ऐसा नहीं किया, अपने परिचित को वहाँ पर आपको अपॉइंट कर दिया, या प्रधानमंत्री की जो बात है, प्रधानमंत्री की बात नहीं मानी, तो वो वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का जो उल्लंघन है, वो उल्लंघन उसके अंदर यहाँ पर आपको हो सकता है, ठीक है। वो एक कंडीशन उन्होंने उसके अंदर यहाँ पे बताई थी। अब जो भी महाभियोग की जो प्रोसेस है वो कहाँ चलेगी? वो प्रोसेस चलेगी हाउस ऑफ पार्लियामेंट के अंदर, या जो संसद है, संसद के अंदर वो कार्यवाही वहाँ पे चलेगी। अब इस प्रकार की कोई भी अगर कार्यवाही है, 1 मिनट है, जस्ट मिनट, चलो मैंने टेबल नहीं डाला है, मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन कर देता हूँ।
टेबल मैंने बनाया था इसका, जो मैंने इसमें नहीं डाला है, ठीक है। चलिए, तो उसके लिए क्या होगा कि इसके लिए पहली जो कंडीशन है कि किसी भी अगर राष्ट्रपति को उनके पद से हटाना है या उनको वो पद अगर ख़त्म करना है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या होगा कि सबसे पहले लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी भी सदन में अभी उनको हटाने के लिए एक रिजोल्यूशन, एक प्रस्ताव है, उस प्रस्ताव को यहाँ पर आपको उसको वहाँ पर उनको दिया जाएगा। जो भी अगर लोकसभा है तो स्पीकर को, राज्यसभा है तो चेयरमैन को, उनको एक प्रस्ताव दिया जाएगा कि वो राष्ट्रपति को पद से हटाना चाहते हैं, उनका इम्पीचमेंट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले इन द आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, संसद के दोनों सदन में से किसी भी सदन के अंदर उनको हटाने के लिए महाभियोग का जो प्रस्ताव है, प्रस्ताव वहां पर आपको रखा जाएगा। ये बात याद रखना कि किसी भी सदन में रखा जा सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले 1/4 मेंबर ऑफ द हाउस, जैसे जो भी सदन जो भी चार्ज फ्रेम कर रहा है उस सदन के 1/4 मेंबर, कम से कम 1/4 मेंबर ये लिखित में वहां पर आपको देंगे कि हमको इस राष्ट्रपति के खिलाफ या इनके खिलाफ जो महाभियोग है वो चलाना है, ठीक है। तो जो भी राष्ट्रपति हैं तो उनके खिलाफ सबसे पहले जो प्रस्ताव है, प्रस्ताव वहां पर आपको दिया जाएगा। तो उनको जो 1/4 ऑफ द सीट है, जो टोटल नंबर आपको नंबर ऑफ सीट है उसका 1/4 मेंबर वहां पे बोलेंगे कि हमको इसको हटाना है। और उसके बाद राष्ट्रपति को 14 डेज का जो नोटिस है, 14 दिन का जो नोटिस है, वो नोटिस यहाँ पर आपको दिया जाएगा कि अगर कोई भी, अगर जनरली भी कोई विक्टिम है या कोई भी आपका मतलब अगर कोई एक्यूज है तो उसको पहले बताया जाता है कि आपके खिलाफ ये इल्ज़ाम है, और उसको इल्ज़ाम प्रूव मतलब उसको अपनी सफाई देने का या अपनी बात रखने का जो अधिकार है वो अधिकार इसके अंदर यहाँ पर आपको दिया जाता है, ठीक है। अब 1/4 मेंबर ने वहाँ पे वो उनको बोला कि अभी यहाँ पे हटाना, और जिस सदन ने सबसे पहले इसको इनिशिएट किया है, फॉर एन एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि लोकसभा ने सबसे पहले इनिशिएट किया है, तो लोकसभा के जो मेंबर हैं वो उसके ऊपर वोटिंग करेंगे और दोनों सदन करेंगे, लेकिन पहले लोकसभा के मेंबर वहाँ पर आपको वोटिंग करेंगे, और उसके बाद वोटिंग करने के बाद अभी ये जो प्रस्ताव है उनको हटाने का, महाभियोग का, उसको पारित किया जाएगा। कैसे पारित किया जाएगा? बाई द 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। उस हाउस के जो टोटल मेंबरशिप है उसके 2/3 बहुमत से उसको पास किया जाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर उसके अंदर 300 सदस्य हैं तो 300 सदस्य में से 2/3 जो हो गया वो कितना हो गया आपका? 200 हो गया। तो कम से कम 200 सदन जो हैं, जो सदस्य हैं, वो उसको पारित करेंगे तो ही जाके उसको पास माना जाएगा। 200 सदन के जो मेंबर हैं उन्होंने उसको पास कर दिया, इसका मतलब पहले सदन से यहाँ पर आपको पारित हो गया। फिर सेकंड जो सत्र है, सेकंड जो सेशन है, सेकंड सेशन में जाएगा। फॉर एग्जांपल लोकसभा से राज्यसभा में गया तो राज्यसभा के 2/3 मेंबर उसके ऊपर वोटिंग करेंगे, और उन्होंने भी वोटिंग करने के बाद ये 2/3 बहुमत से उसको पारित कर दिया, तो राष्ट्रपति को जो है तुरंत अपने प्रभाव से उनका जो पद है वो पद यहाँ पर आपको खत्म हो जाएगा। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये आर्टिकल 61 के अंदर यहाँ पर आपको दिया गया है, ठीक है। ये किस प्रकार से राष्ट्रपति का जो रिमूवल है वो रिमूवल यहाँ पर आपको किया जाएगा। अब ये क्या इंडिकेट करता है कि जो आपकी जो पार्लियामेंट है, संसद है, वो किसी व्यक्ति को सजा सुना रही है। एक तरह से सजा ही हो गई, पद से हटाया गया, तो जब पद से हटाया गया तो एक सजा तरीके से यहाँ पर आपको सुनाएगा। तो इसलिए बोला जाता है कि भारत की जो संसद है वो क्वासी जुडिशियल जो प्रोसीजर है, या बोल सकते हैं कि जो अर्ध न्यायिक जो प्रक्रिया है, उस अर्ध न्यायिक प्रक्रिया का यहाँ पे पालन करती है। अर्ध न्यायिक मतलब क्या? कि वो न्यायपालिका तो नहीं है लेकिन आधी न्यायपालिका, ये न्यायपालिका की तरह कार्य कर सकती है। कुछ उसके ऐसे फंक्शंस हैं जो न्यायपालिका की तरह के, उसको क्वासी जुडिशियरी यहाँ पर या अर्ध न्यायिक उसको यहाँ पर आपको बोला जाता है। तो भारत की जो संसद है वो अर्ध न्यायिक जो फंक्शन है, वो अर्ध न्यायिक फंक्शन उसके अंदर यहाँ पर आपको करती है, ठीक है। तो ये बात हुई राष्ट्रपति के महाभियोग की, और उसके बाद तुरंत जो राष्ट्रपति हैं उनका पद इसके अंदर से यहाँ पर आपको खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी इन्वेस्टिगेशन वगैरह होगी देन राष्ट्रपति का पद यहाँ पर आपका एंड हो जाएगा, ठीक है। आर्टिकल 62 बोलता है, 62 बोलता है वैकेंसीज इन द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति का जो पद है, राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है, उसमें किसी प्रकार की रिक्ति या किसी प्रकार की जो कमी हो, मतलब जो भी आपका जो वैकेंसी होगी वो क्या किया जाएगा। तो राष्ट्रपति के पद में जब भी वैकेंसी होगी तो किन किन कंडीशंस में वैकेंसी हो सकती है। पहली कंडीशन यहाँ पर यह है कि राष्ट्रपति का जो पद समय दिया गया है 5 साल, वो 5 साल का समय काल या जो टाइम पीरियड है वो टाइम पीरियड पूरा हो गया। तो टाइम पीरियड पूरा होने के बाद राष्ट्रपति का जो है वो 5 ईयर पूरा हो गया, तो उसके बाद राष्ट्रपति का पद समाप्त हो जाएगा, ठीक है। दूसरा जो है वो रेजिग्नेशन उन्होंने दे दिया, इस्तीफा उन्होंने यहाँ पे दे दिया। तीसरा बोलता है कि ऑन इज रिमूवल, कि उनको इम्पीचमेंट के द्वारा, ये 61 के अंदर जो इम्पीचमेंट महाभियोग है उसको करके राष्ट्रपति को हटा दिया गया, ठीक है। या उन्होंने खुद ने इस्तीफा दे दिया, उनकी जो मृत्यु है, उनकी डेथ यहाँ पर आपको हो गई, या इस प्रकार की किसी भी कंडीशन है जिसके द्वारा राष्ट्रपति जो है उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया, उनका पद यहाँ पर आपको समाप्त हो गया, तो उसके द्वारा राष्ट्रपति के पद में जो रिक्ति है वो रिक्ति इसके अंदर यहाँ पर आपको आ जाएगी। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये है कि जो इलेक्ट्रल कॉलेज हमने बताया था, उस इलेक्ट्रल कॉलेज में अगर कोई कमी होगी, जैसे फॉर एन एग्जांपल कि एमपी के जो 50 विधायक हैं उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, तो इन दैट केस यू कैन नॉट क्लेम कि एमपी के 50 विधायक नहीं थे
तो इलेक्टोरल कॉलेज कंप्लीट नहीं और चुनाव को नहीं माना जाएगा। तो अगर इलेक्टोरल कॉलेज इनकम्प्लीट भी हैं, कुछ मेंबर ने पार्टिसिपेट नहीं भी किया है, तो राष्ट्रपति का चुनाव यहाँ पर आपका जो पूर्ण है, संपूर्ण है, वो संपूर्ण यहाँ पर आपको माना जाएगा। एक चीज़ और बतानी थी, मेरे ध्यान से उतर गई, अभी मेरे को बीच में याद आया था। दिस वन मोर थिंग जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा था। तो चलो अभी याद आएगा तो बताऊंगा। एक चीज़ मैं बीच में बताने वाला था लेकिन फ्लो के कारण वो चीज़ वहाँ पर आपको निकल गई। चलो याद आएगा तो बताऊंगा, ठीक है। तो इस प्रकार से 62 के अंदर उनके जो रेजिग्नेशन है उसके बारे में, या उनका जो पद रिक्ति है, पद रिक्ति के बारे में बात की कि राष्ट्रपति का पद किन किन कंडीशंस के अंदर, किन किन स्थितियों के अंदर यहाँ पर आपका खत्म वहाँ पर आपको हो सकता है। और राष्ट्रपति का जो पद है अगर वो रिक्त होता है तो बिफोर द 6 मंथ, 6 महीने के अंदर उनका पद यहाँ पर आपको भरना जरूरी है। जो राष्ट्रपति जो है उनका जब 5 साल का पीरियड पूरा होने वाला था, पूरा होने के पहले, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म, नए राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो चुनाव यहाँ पर आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। ये कंडीशन उसके अंदर यहाँ पर आपको दी गई है। चलिए ये बात हुई आर्टिकल 62 की। अब हम बात करते हैं उपराष्ट्रपति की, भारत के वाइस प्रेसिडेंट की। तो देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 63 है वो बोलता है देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के उपराष्ट्रपति होंगे। ये कंडीशन उसके अंदर बस दिया गया है कि भारत के उपराष्ट्रपति यहाँ पर आपको होंगे। और उसके बाद फिर उनके कुछ पावर एंड फंक्शंस है, वो पावर एंड फंक्शंस यहाँ पे दिए गए हैं। आर्टिकल 64 जो है वो 63 के अंदर वाइस प्रेसिडेंट है, और 64 बोलता है कि द वाइस प्रेसिडेंट टू बी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो राज्यसभा होगी उसके पदेन सभापति होंगे। पदेन सभापति होंगे मतलब क्या? इसका मतलब ये कि जो भी उपराष्ट्रपति होगा, जो भी वाइस प्रेसिडेंट होगा, वो ऑटोमेटिक है ना, जैसे एक्स ऑफिशियो उसको बोला जाता है कि पदेन बोला जाता है कि जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति होगा वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या जो राज्यसभा होगी उसका सभापति होगा। तो जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति बनेगा ऑटोमेटिक उस पद के ऊपर यहाँ पर आपको आ जाएगा। अब ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस हमने लिया था यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। तो वहाँ के संविधान में ये दिया गया है कि जैसे भी उपराष्ट्रपति जो राष्ट्र वहाँ के बनी है वो ऑटोमेटिक वहाँ का जो सेनेट है उसकी यहाँ पर आपको वहाँ पर आपको मेंबर होगी। तो वो एक्स ऑफिशियो यहाँ पर उसका मेंबर होगा, ठीक है। उसके बाद जब भी वाइस प्रेसिडेंट जो है वो प्रेसिडेंट के रूप में काम करेगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो राष्ट्रपति जो भारत के, अगर राष्ट्रपति का पद खाली है तो किसी भी कंडीशन में भारत का राष्ट्रपति का जो पद है वो कभी खाली नहीं रह सकता। हेड ऑफ द स्टेट का जो पोस्ट है वो हमेशा फिल होना चाहिए। तो इन केस राष्ट्रपति का पद अगर समाप्त हो गया, जो भी कंडीशंस मैंने आपको पहले बताई थी, डेथ हो गई, रेजिग्नेशन दे दिया, कुछ भी हो गया, तो ऐसे कंडीशन में जो उपराष्ट्रपति हैं वो राष्ट्रपति की तरह यहाँ पर, या जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो प्रेसिडेंट के रूप में काम करेंगे। और जब तक वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के रूप में काम करेंगे उस कंडीशन में जो उपराष्ट्रपति हैं वो जो आपकी जो राज्यसभा की जो बैठक है उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। उस समय तक उनको जो भी राष्ट्रपति के जो एमोल्यूमेंट्स हैं, उनके सैलरी जो भत्ते हैं, वो सभी सैलरी भत्ते उनको वहाँ पर उसके अंदर यहाँ पर आपको प्राप्त होंगे, ठीक है। तो 65 बोलता है, 65 में मेंशन किया है कि ही शैल नॉट परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस ऑफ द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड शैल नॉट बी इंटाइटल्ड टू एनी सैलरी और एमोल्यूमेंट्स पेएबल एज द चेयरमैन, के चेयरमैन को जो भी सैलरी एमोल्यूमेंट्स पे होता है आर्टिकल 97 के अंतर्गत, वो आगे पढ़ेंगे हम, तो वो सैलरी एमोल्यूमेंट्स उसको पे नहीं होगा। मतलब उपराष्ट्रपति अगर राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे तो न राज्यसभा के चेयरमैन हो सकते हैं, न राज्यसभा के चेयरमैन की सैलरी उनको मिलेगी। फिर क्या मिलेगा? राष्ट्रपति की जो सैलरी या जो वो चीज़ें हैं वो उसके अंदर यहाँ पर आपको मिलेगी। अनुच्छेद 65 बोलता है कि वाइस प्रेसिडेंट टू एक्ट एज ए प्रेसिडेंट टू डिस्चार्ज हिज फंक्शन ड्यूरिंग द कैजुअल वैकेंसीज इन द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, कि राष्ट्रपति का जो पद है उसमें अगर कोई रिक्ति होती है, कौन कौन सी रिक्ति जो 64 के अंदर आपको बताई गई थी, किस किस प्रकार से जो रिक्तियां हैं वो रिक्तियां वहां पर आपको हो सकती है। तो इस प्रकार की कोई भी 62 में बताई गई थी, सॉरी, तो जो भी रिक्तियां उसके अंदर होती हैं उन रिक्तियों में जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति हैं वो राष्ट्रपति के रूप में यहाँ पे काम कर सकते हैं। राष्ट्रपति की अगर अचानक डेथ हो गई तो उपराष्ट्रपति वहाँ पे राष्ट्रपति के पद के ऊपर काम करें, जैसे वीवी गिरी के केस में यहाँ पर आपको हुआ था, ठीक है। तो वो उनके पद के ऊपर काम करेंगे। उसके बाद जो भी सैलरी एमोल्यूमेंट्स वगैरह जो भी हैं वो उनको राष्ट्रपति के रूप में यहाँ पर आपको मिलेगा। और कब तक रहेंगे पद पे? जब तक राष्ट्रपति का चुनाव कंप्लीट नहीं हो सकता। ये एग्जाम्पल, जैसे वीवी गिरी जब वाइस प्रेसिडेंट वहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट से प्रेसिडेंट बने थे तो 6 महीने का टाइम पीरियड होता है। तो मैक्सिमम कोई भी उपराष्ट्रपति 6 मंथ तक, 6 महीने तक राष्ट्रपति के पद के ऊपर यहाँ पर आपको, प्रेसिडेंट के पद के ऊपर यहाँ पर आपको रह सकता है। और 6 महीने के अंदर उसका जो चुनाव है, इलेक्शन है, वो कराना कंपलसरी है, ठीक है। और वो नहीं होता है तो
देश अ मेजर आपका पॉलिटिकल इश्यूज देश के अंदर हो सकते हैं, तो 6 महीने में जो भी प्रोसेस है वो 6 महीने के अंदर प्रोसेस कंप्लीट कराना यहाँ पर आपका जरूरी है। तो ये याद रखिए कि पैसेट के अंदर बताया कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। हाँ, एक चीज़ जो बताने वाला था अब मुझे याद आई कि राष्ट्रपति का जो इलेक्शन है, राष्ट्रपति का चुनाव है, उसमें मैंने आपको बता दिया कि इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन लोग होते हैं। लेकिन जब राष्ट्रपति का उनका जो इम्पीचमेंट होता है या जो महाभियोग होता है, तो महाभियोग के अंदर संसद के मतलब लोकसभा और राज्यसभा के सिर्फ वही मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो जब राष्ट्रपति का जो महाभियोग होगा तो उसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मेंबर, सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर पार्टिसिपेट करेंगे, और उसमें इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों प्रकार के जो मेंबर हैं वो दोनों प्रकार के मेंबर उसके अंदर यहाँ पर आपको पार्टिसिपेट करेंगे। तो लोकसभा के अंदर नॉमिनेटेड और इलेक्टेड दोनों मेंबर पार्टिसिपेट करेंगे। साथ ही जो स्टेट असेंबली है, राज्य की जो विधानसभाएं हैं, उनका कोई भी मेंबर, या यूनियन टेरिटरी की जो विधानसभा है उनका कोई भी मेंबर उनके इम्पीचमेंट में इम्पीचमेंट के अंदर वहां पे फंक्शन नहीं करेगा। ये बात आप एग्जैक्टली यहां पर आपको याद रखना। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 66 बोलता है कि उनका इलेक्शन कैसे हो जाएगा। तो उसके लिए उनका एक इलेक्टरल जो कॉलेज है, इलेक्टरल कॉलेज बनेगा। जैसे राष्ट्रपति का इलेक्टरल कॉलेज बना था, सेम यहाँ पर भी उनका इलेक्टरल कॉलेज बनेगा। लेकिन इनका जो इलेक्टरल कॉलेज है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, संसद के जो दोनों सदन हैं, संसद के दोनों सदनों के मेंबर हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे, इलेक्टेड नॉमिनेटेड दोनों प्रकार के। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के जो लोकसभा और राज्यसभा हैं दोनों के मेंबर्स पार्टिसिपेट करेंगे, वो अपना वोट देंगे। सेम प्रोसेस होगा जो राष्ट्रपति के चुनाव का होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल, उसके द्वारा उनका इलेक्शन वहां पर आपको किया जाएगा। तो ये थोड़ा सा कंडीशन यहाँ पर, ये अंतर यहाँ पर आपको याद रखना। और उसमें किसी भी प्रकार से जो स्टेट असेंबली वगैरह जो है उनके मेंबर इसके अंदर शामिल नहीं होंगे। 66(3) के अंदर राष्ट्रपति के चुनाव, उपराष्ट्रपति के चुनाव की जो योग्यताएं हैं वो योग्यताएं दी गई हैं। पहला तो यहाँ पर यह है कि वो भारत का जो नागरिक है, ऑब्वियसली बात भारत का नागरिक होगा, तो पहली कंडीशन ही शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। दूसरी बोलता है कि 35 साल का जो उम्र है वो 35 साल की उम्र उसने पूरी कर ली हो। तीसरा बोलता है ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ राज्यसभा। ये याद रखना, राष्ट्रपति के केस में बोला गया है कि जो राष्ट्रपति है वो लोकसभा का सदस्य होने की एलिजिबिलिटी, उसकी योग्यता रखता है, जबकि उपराष्ट्रपति के केस में बोला गया है कि जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का मेंबर बनने की जो कंडीशंस है, उसकी जो योग्यताएं हैं वो योग्यताएं यहाँ पर आपको रखता है। तो ये दोनों के अंदर अंतर यहाँ पर आपको याद रखना। और उसके बाद सेम कंडीशन कि वो व्यक्ति जो है किसी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के ऊपर या किसी भी लाभ के पद के ऊपर वो व्यक्ति यहाँ पर आपको नहीं होगा। अगर लाभ के पद पे होगा तो उसको अपॉइंटमेंट है वो, उसका अपॉइंटमेंट उसके अंदर यहाँ पर आपको नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रपति जब अपना, उपराष्ट्रपति जब अपना फॉर्म भरने जाते हैं तो उसके लिए वहाँ पर उनके कुछ सपोर्टर्स वहाँ पर आपको लगते हैं। तो सपोर्टर्स जो हैं उनको प्रपोजर और सेकेंडर वहाँ पर आपको बोला जाता है। कि राष्ट्रपति के चुनाव में भी सेम प्रोसेस होती है कि वहाँ पर जब वो चुनाव लड़ने जाते हैं तो उनको 2020 प्रपोजर और इलेक्टर है वो इलेक्टर्स वहाँ पर आपको लगते हैं। मतलब इलेक्टर लगेंगे, मतलब क्या, जो उनके वोटर हैं वो वोटर उनका सपोर्ट वहाँ पर आपको कर रहे हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल, आप अगर इलेक्शन लड़ने गए तो आपके इलेक्शन के लड़ने के केस में आपके जिस एरिया से आप चुनाव लड़ रहे हो उस एरिया का एक वोटर है वो आपको सपोर्ट करेगा कि हाँ मैं इनका प्रपोजर हूँ, मैं इनको प्रपोज कर रहा हूँ। उसी प्रकार से राष्ट्रपति का जब चुनाव, उपराष्ट्रपति का जब चुनाव होगा, राष्ट्रपति का चुनाव होगा, तो उस चुनाव में जो वोटर है, वोटर कौन है, एमपी है। यहाँ पे इस केस में एमपी है, राष्ट्रपति के केस में एमपी एमएलए कोई भी उनके वोटर वहाँ पे आपके हो सकते हैं। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में 20 जो इलेक्टर्स हैं ऐसे प्रपोजर और 20 जो इलेक्टर हैं ऐसे सेकेंडर के रूप में, प्राथमिक और द्वितीयक के रूप में उनको जो वोट है उनको वोट देने के पहले फॉर्म जब भरेंगे, नॉमिनेशन पेपर जब भरेंगे, उनको वहाँ पर आपको सपोर्ट करेंगे। और 15,000 रुपये का जो अमाउंट है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर आपको जमा करना पड़ेगा। राष्ट्रपति के केस में वो अमाउंट जो है वो 25,000 रुपये का है। ठीक है, तो ये जमानत की जो राशि है वो राशि आपको यहाँ पर आपको जमा करना पड़ेगी। अब उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न यहाँ पर ये है कि जो नॉन सीरियस कैंडिडेट हैं, जो सीरियस नहीं है, ऐसे ही टाइम पास के लिए कुछ लोग नाम के लिए चुनाव लड़ने आ जाते थे, ऐसे लोगों को डिमोटिवेट किया जाए। दिस इज द बेसिक रीज़न फॉर दैट। ठीक है, आर्टिकल 67 बोलता है कि टर्म्स ऑफ द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, कुछ कंडीशंस वगैरह दी गई है। तो 67(1) बोलता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट है वो अपना जो पद है 5 साल तक अपना पद यहाँ पर आपको संभाल सकते हैं। तो उनका भी टेन्योर है वो भी यहाँ पर 5 साल यहाँ पर आपको दिया गया है। ठीक है, उसके बाद कभी भी अपना जो रेजिग्नेशन है वो अपना रेजिग्नेशन जो है भारत के राष्ट्रपति को यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे, 67(1) बोलता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देंगे और उपराष्ट्रपति अपना जो इस्तीफा है वो राष्ट्रपति को देंगे। तो दोनों एक दूसरे को जो अपना इस्तीफा है
है, अपना जो रेजिग्नेशन है वो यहाँ पर आपको देंगे। 67(2) बोलता है कि जो राष्ट्रपति हैं उनको उपराष्ट्रपति जो पद से हटाया जा सकता है, तो 67(2) के अंदर उनको पद से हटाने की बात या उनके रिमूवल की बात की गई है। अब एक बात यहाँ पे याद रखना कि यहाँ पर जो टर्म यूज किया गया है, ही कैन बी रिमूव्ड, है ना, ही कैन बी रिमूव्ड बाय अ रेजोल्यूशन ऑफ द राज्यसभा। तो यहाँ पे वर्ड जो यूज किया वो रेजोल्यूशन है या रिमूव्ड यहाँ पर है। तो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के केस में टेक्निकली यू कैन यूज द वर्ड इम्पीचमेंट, महाभियोग। तो सिर्फ राष्ट्रपति का महाभियोग होता है, बाकी जितने भी लोग हैं जो भी प्रोसेस दी है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज की या बाकी जो भी प्रोसेस दी है जिनकी भी दी है, तो उन सभी लोगों को उनका जो रिमूवल है, उनको पद से जब हटाया जाएगा तो उसको रिमूवल बोला जाएगा। सिर्फ राष्ट्रपति की कंडीशन में उसको इम्पीचमेंट या महाभियोग यहाँ पर आपको बोला जाएगा, ठीक है। तो उनको जब पद से हटाया जाएगा, तो जब इलेक्शन हुआ तो लोकसभा राज्यसभा दोनों के मेंबर थे, लेकिन जब उनको पद से हटाया जाएगा उसका जो रेजोल्यूशन है वो सिर्फ राज्यसभा में अंदर वहाँ पर आपको पास होगा। राज्यसभा में एब्सोल्यूट मेजोरिटी से, एब्सोल्यूट मेजोरिटी मतलब क्या, टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस और उसके द्वारा पूरी मेजोरिटी है, उसके द्वारा उनको पद से हटाया जा सकता है। और उसके बाद लोकसभा जो है वो लोकसभा से भी उसके लिए एग्री हो, लोकसभा ने उसकी जो सहमति है वो सहमति यहाँ पर आपको दी है। तो यहाँ पर क्या हो गया, पहली बात तो यहाँ पर ये है कि वो व्यक्ति जो है वो यहाँ पर एलिजिबल उसके लिए यहाँ पर आपको हो, और एक मिनट, है ना, तो व्यक्ति जो है उसको राज्यसभा का रेजोल्यूशन है उससे हटाया जा सकता है। इसमें लोकसभा का कोई भी से या लोकसभा का कोई भी पार्ट इसके अंदर नहीं है। तो उनको हटाने के लिए सिर्फ राज्यसभा है वो हटाएगी, और हटाने के बाद फिर लोकसभा को बताया जाएगा कि हमने इसको पद से हटा दिया है, या वो कंडीशन वहाँ पे दी जाएगी, और उसके बाद लोकसभा उससे एग्री हो जाएगी। और उसके बाद जो राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति का जो पद है वो पद यहाँ पर आपको खत्म यहाँ पे हो जाएगा। अभी तक इस प्रकार से किसी भी राष्ट्रपति, किसी भी उपराष्ट्रपति को इस प्रकार से जो पद है उनसे उनका जो रिमूवल है वो रिमूवल वहाँ पर आपको नहीं किया गया है, ठीक है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई और ग्राउंड उस प्रकार से दिया नहीं गया कि किस ग्राउंड के उसके अंदर हटाया जा सकता, कोई कंडीशन नहीं दी गई है, ठीक है। उसके बाद री इलेक्शन के लिए या पुनः नियुक्ति के लिए फिर से योग्य होंगे। जैसे इसके पहले जो हामिद अंसारी थे हमारे उपराष्ट्रपति, तो उनका जो री इलेक्शन है, 2 बार उपराष्ट्रपति वहाँ पे बने थे, या आपके जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन है वो 2 बार यहाँ पर आपको बने थे, कितनी भी बार वो पद के ऊपर यहाँ पर आपको हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का कंडीशन ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, ठीक है, कि वो किसी के अंदर भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट या हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर कहाँ पर भी वो किसी पद के ऊपर नहीं हो। अगर होंगे पद के ऊपर तो सेम कंडीशन जो राष्ट्रपति में थी कि उनको उनके पद से जो इस्तीफा है वो इस्तीफा देना पड़ेगा। मतलब अगर इलेक्ट हो गए तो उनका वो वाला जो पद है, पहले वाला पद, वो पहले वाला पद उसके अंदर यहाँ पर ऑटोमेटिक यहाँ पर आपको खत्म हो जाएगा, और किसी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के ऊपर यहाँ पे नहीं हो। तो 67 में जो कंडीशंस है वो कंडीशंस यहाँ पर आपको दी गई है। आर्टिकल 68 बोलता है टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट एंड द टर्म्स ऑफ द ऑफिस ऑफ द पर्सन इलेक्टेड टू फिल द कैजुअलिटी, ठीक है। तो इस प्रकार का उपराष्ट्रपति का पद का जो भी कार्यकाल है, उसकी जो रिक्ति है, तो उसकी रिक्ति भरने के लिए कि जब तक उनका पद समाप्त नहीं हो जाता, जैसे अगर उपराष्ट्रपति का पद समाप्त होने वाला है तो उसके पहले, उसकी वैकेंसी आने के पहले, या जो वैकेंट है वो वैकेंट होने के पहले उस पद को वहाँ पर आपको भरा जाना चाहिए। इसका मतलब क्या, इसका मतलब टाइम के पहले जो इलेक्शन है वो इलेक्शन वहाँ पे होना चाहिए। इन दैट केस अगर राष्ट्रपति हैं तो राष्ट्रपति का पद अगर खत्म हो गया, या मतलब उपराष्ट्रपति की डेथ हो गई, ऐसी कोई कंडीशन आ गई, तो विद इन 6 मंथ वो इलेक्शन वहाँ पर, या जो चुनाव है वो चुनाव उसके अंदर वहाँ पर आपको किया जा सकता है। तो विद इन जो 6 मंथ है वो इलेक्शन का जो पूरा प्रोसेस है वो प्रोसेस उसके अंदर यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे बात की गई है राष्ट्रपति का जो ओथ और अफर्मेशन है, या राष्ट्रपति के जो भी उनके जो शपथ है, या शपथ या प्रतिज्ञान है, तो शपथ या प्रतिज्ञान में जो राष्ट्रपति होंगे उसके लिए सिंपल सा जो कंडीशन पहले दिया गया था कि आई डू स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड, मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि आई विल बियर द फूथ आपका फेथ एंड एलिगेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड एस्टैब्लिश बाय द लॉ, आई विल फेथफुली डिस्चार्ज वगैरह वगैरह करके वो सेम जो शपथ है वो शपथ यहाँ पे लेते हैं। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की जो शपथ है उसके अंदर बड़े लेवल पे यहाँ पर आपको अंतर है। यहाँ पर प्रिजर्व, डिफेंड या प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो सब कंडीशंस यहाँ पर आपको नहीं है। वो सब कंडीशन सिर्फ राष्ट्रपति के केस के अंदर यहाँ पर आपको दी गई हैं, ठीक है। उसके बाद उपराष्ट्रपति को जो शपथ है तो राष्ट्रपति उनको शपथ दिलाएंगे, ठीक है। जब राष्ट्रपति को शपथ किसने दिलाई थी, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने दिलाई थी, लेकिन उपराष्ट्रपति को जो शपथ है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दिलाएंगे, या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अगर अवेलेबल नहीं है तो उसके कंडीशन में कोई और व्यक्ति जो है उनको जो शपथ है या शपथ या प्रतिज्ञान है उनको यहाँ पर आपको दिलवाएगा, ठीक है। ये कंडीशन यहाँ पर आपको याद रखना। उसके बाद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो इलेक्शन है, उनका जो चुनाव है, उनके चुनाव के अंदर कोई भी अगर किसी प्रकार का डिस्प्यूट है, किसी प्रकार का विवाद है, तो उस विवाद का जो रिजोल्यूशन है वो जो रिजोल्यूशन है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा, या आपकी जो एक मिनट,
है ना। तो सुप्रीम कोर्ट है वो उसके अंदर फुल एंड फाइनल जो डिसीजन है वो फुल एंड फाइनल डिसीजन यहाँ पर आपको प्रोवाइड करेगी। तो ओनली जो सुप्रीम कोर्ट जो है वो इनके बीच में कोई भी विवाद है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव का, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पर उसको तय किया जा सकता है। आर्टिकल 71 यहाँ पर आपको बोलता है मैटर रिलेटिंग और कनेक्टेड विद द इलेक्शन एज अ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, है ना, कि उनके संबंधित जो भी मामले हैं तो कोई भी संदेह वगैरह है तो वो जो बताया है कि वहीं पर आपको जांच वगैरह होके सुप्रीम कोर्ट उसकी यहाँ पर आपको जांच करेगी। आर्टिकल 72 बोलता है पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन, पार्डन मतलब उसको माफ़ी वगैरह देना, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 72। ये सेम शक्ति अमेरिका के राष्ट्रपति के पास में भी यहाँ पर है। तो उसमें राष्ट्रपति कोई भी अगर किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई सज़ा दी गई है, किसी प्रकार का उनको पनिशमेंट दिया गया है कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा, तो उसको वहाँ पर माफ़ कर सकता है। तो इसमें 5 कंडीशन दी गई है, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन एंड टू सस्पेंड रिमिट कम्यूट सेंटेंस इन द सर्टन केसेस। कुछ दशाओं में राष्ट्रपति जो दंडादेश है उनके निलंबन, परिहार या लघुकरण की जो राष्ट्रपति की शक्तियां हैं वो शक्तियां यहाँ पर आपको दी गई है। तो किसी भी व्यक्ति को अगर किसी प्रकार की सजा दी गई है तो उसके केस में राष्ट्रपति जो है उनकी सजाओं को यहाँ पर आपको माफ़ कर सकता है। अब कौन सा पनिशमेंट, जो पनिशमेंट यूनियन लॉ में या जो केंद्र का जो कानून है उस केंद्र के कानून के अंदर अगर किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की जो सजा है वो सजा यहाँ पर आपको दी गई है ना। पनिशमेंट ऑफ द सेंटेंस इज बाय अ कोर्ट मार्शल, कोर्ट मार्शल जो है उसके द्वारा किसी प्रकार की जो सज़ा है वो राष्ट्रपति को दी गई है। किसी व्यक्ति को मौत की सज़ा या कैपिटल पनिशमेंट जिसको हम बोलते हैं वो कैपिटल पनिशमेंट उसको दिया गया है। तो इसके कंडीशन में जो राष्ट्रपति हैं वो राष्ट्रपति उस व्यक्ति को किसी प्रकार से यहाँ पर समाधान जो है वो समाधान यहाँ पर आपको दे सकते हैं, ठीक है। अब समाधान देने का या माफ़ करने का अधिकार किसका होता है, ठीक है। अब यहाँ पर माफ़ी की बात की गई है, पार्डन की बात की गई, यहाँ पर उसके ये बात नहीं की गई कि वो व्यक्ति जो है एक्विटल है या व्यक्ति जो है वो निर्दोष यहाँ पर है। तो यहाँ पर सिर्फ क्षमा की बात की, उसने गलती की है, उसको सजा मिली है, लेकिन राष्ट्रपति उसको माफ़ कर सकते हैं, है ना, उसको माफ़ी दे सकते हैं। तो ये इस प्रकार से किसी प्रकार की जो न्यायपालिका है उससे संबंधित नहीं है। तो राष्ट्रपति का जो पार्डनिंग पावर है इट इज़ नॉट कनेक्टेड टू द पावर ऑफ द एनी पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट या उस प्रकार से। तो ये राष्ट्रपति की खुद से अलग शक्तियाँ यहाँ पे दी गई, इसका सुप्रीम कोर्ट या उससे कोई लेना देना यहाँ पर आपको नहीं है, ठीक है। तो ये एक तरीके की कार्यकारी शक्ति है, ये एग्जीक्यूटिव पावर है प्रेसिडेंट की, ठीक है। अब ये जो 5 पावर है, तो पहली चीज़ जो प्रेसिडेंट है, तो प्रेसिडेंट जो भी व्यक्ति है तो जो भी डिसीजन उसको लेना है तो राष्ट्रपति खुद से वहाँ पर आपको डिसीजन उसके अंदर वहाँ पर आपको ले सकता है। तो जो भी निर्णय है तो निर्णय यहाँ पर ले सकता है। तो सबसे पहले जो मर्सी पिटीशन राष्ट्रपति के सामने यहाँ पर आपको प्रेजेंट की जाएगी, तो ये जरूरी नहीं है कि जो भी मर्सी पिटीशन राष्ट्रपति के सामने यहाँ पर आपको दी गई है वो उसको सुने ही वहाँ पर, या जो व्यक्ति को जिस व्यक्ति ने वहाँ पर आपको अपील किया है मतलब तो व्यक्ति राष्ट्रपति के सामने प्रेजेंट हो। जैसे कोर्ट में आपको अगर कोई केस आपके खिलाफ चलता है तो कोर्ट में आपको प्रेजेंट होना पड़ता है, जो आपके जो विक्टिम हैं जो भी एक्यूज्ड हैं वो सामने वहाँ पर आपको प्रेजेंट होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो भी विक्टिम है या जो भी आपका मतलब जो एक्यूज है जिसको माफ़ी चाहिए वो जरूरी नहीं कि वो व्यक्ति पर्सनली वहाँ पर आपको प्रेजेंट हो, राष्ट्रपति उसका जो केस है वो दूसरे माध्यम से भी यहाँ पर आपको देख सकता है। तो ये कोई जुडिशरी पावर नहीं है, राष्ट्रपति को लगता है कि दया देना चाहिए, ये माफ़ करना चाहिए, तो राष्ट्रपति उसको जो माफ़ी है वो माफ़ी वहाँ पर आपको माफ़ी उसको यहाँ पर आपको दे देते हैं, ठीक है। तो प्रेसिडेंट इस प्रकार से उस व्यक्ति को सुनने के लिए बाध्य नहीं है कि वो सामने खड़ा हो जाए कि हाँ साहब मुझे माफ़ी दे दो, मेरे से गलती हो गई, मेरा मुंह से निकल गई, ऐसा नहीं होता। वो प्रेजेंट करने की कंडीशन वहाँ पर आपको नहीं है, ठीक है। वाइल जो प्रेसिडेंट है तो वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है मंत्रिमंडल उनकी एड एंड एडवाइस पे या जो मंत्रिमंडल है उनकी सलाह के ऊपर यहाँ पर आपको काम करेगा। इसका मतलब क्या, राष्ट्रपति के पास खुद के पास ये पावर नहीं है कि किसी व्यक्ति को माफ़ कर सके। तो जब भी माफ़ी की कोई भी अगर एप्लीकेशन उनके पास में आएगी, कोई भी इस प्रकार की चीज़ आएगी, तो राष्ट्रपति पहले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उनसे बात करेंगे कि क्या इस व्यक्ति को माफ़ी है, माफ़ी दे देना चाहिए। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अगर एग्री करती है कि हाँ इसको माफ़ी दे देना चाहिए, इन दैट केस उस व्यक्ति को जो माफ़ी है वो माफ़ी यहाँ पर आपको दे दी जाएगी, ठीक है। अब उसका एक कंडीशन और बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, इट्स कॉल्ड द याकूब मेनन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इस केस में क्या बोला गया कि इस केस में राष्ट्रपति के सामने दया याचिका यहाँ पर आपको लगाई। याकूब मेनन जो है जो मुंबई ब्लास्ट है उसका दोषी वहाँ पर था। तो किसी भी व्यक्ति की अगर फांसी है वो राष्ट्रपति ने अगर नामंजूर की है तो उसकी फैमिली को 14 डेज़ के अंदर इन्फॉर्म किया जाएगा और 14 दिन का टाइम पीरियड उसके बाद में रहेगा कि 14 दिन बाद उसको वहाँ पर आपको फांसी यहाँ पर आपको दी जाए, ठीक है। लेकिन ये कब होगा, जब पहली बार अपील की है। अगर एक व्यक्ति एक बार उसकी फांसी उन्होंने ठुकरा दी कि इसको फांसी की जो माफ़ी है माफ़ी नहीं मिलेगी, वो व्यक्ति ने फिर से अपील किया, तो सेकेंड टाइम जब अपील करेगा तो वहाँ पर 14 डेज़ का जो समय है, 14 दिन का समय उसको नहीं मिलेगा। याकूब मेनन के केस में यही हुआ कि पहले याकूब मेनन की जो पिटीशन है वो उसकी पत्नी ने लगाई
ठीक है। जब राष्ट्रपति ने उसको रिजेक्ट कर दिया, फिर उसने खुद ने पिटीशन लगाई और बोला गया कि नहीं, अब 2 घंटे बाद उसको फांसी होगी, तो अब समय आ गया है। तो उनके जो वकील थे प्रशांत भूषण, वो सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट में जाके उन्होंने बोला कि वी विल रिक्वायर द 14 डेज, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में तो नहीं लिखा है, लेकिन जेल मैनुअल वगैरह में लिखा है कि 14 डेज का समय दिया जाएगा। तब वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो 14 डेज का जो पीरियड था या 14 दिन का जो समय था, वो उस कंडीशन में दिया जाएगा जब पहली बार अपील की जा सकती है। आपने दूसरी बार अपील की है तो आपको इस प्रकार का कोई भी जो रिलैक्सेशन है, वो रिलैक्सेशन इसके अंदर यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। तो वो याकूब मेनन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र केस में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आपको दी गई थी। अब जो 5 शक्तियाँ मैंने आपको बताई, पहली शक्ति है पार्डन, या उसको हम हिंदी में बोलेंगे क्षमा। तो क्षमा के अंदर क्या होगा कि उसका जो सेंटेंस है और कन्विक्शन है, दोनों यहाँ पर आपको माफ हो जाएगा। इसका मतलब क्या कि उसको जो सजा मिली है वो, और उसका जो दोष है, जो भी उसके ऊपर आरोप लगाया गया, वो दोनों चीज़ें खत्म हो जाएगी। सेंटेंस एंड कन्विक्शन बोथ विल बी एंड द कंप्लीट एब्सॉल्व, पूरी तरीके से उसको फ्री कर दिया जाएगा। बढ़िया, अगले दिन से जो है खुला वहाँ पे खुले सांड की तरह यहाँ पर आपको घूम सकता है। तो दिस इज कॉल्ड द पार्डनिंग पावर, जहाँ पे सब कुछ पूरी तरीके से खत्म कर दिया। दूसरा बोलता है कम्यूटेशन या लघुकरण। तो इसके अंदर क्या होता है कि इट्स सब्सटीट्यूशन ऑफ वन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट फॉर अ लाइटर फॉर्म। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, किसी व्यक्ति को डेथ सेंटेंस दी गई, तो डेथ सेंटेंस की जगह उसको जो है रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट है, या उसको आजीवन कारावास की सजा दे दी, या पत्थर तोड़ने की सजा दे दी, चक्की पीसने की सजा वहाँ पर आपको दे दी, इस प्रकार की कोई भी चीज़ वहाँ पर आपको दे दी। इसका मतलब क्या, उसकी जो भी सजा थी उसको कम्यूट कर दिया गया, उस सजा को वहाँ पर आपको कम कर दिया गया। तो ये डोनेट इंडिकेट करता है कि जो पनिशमेंट है उसको एक फॉर्म से, जो हायर फॉर्म था, हायर फॉर्म से लोअर फॉर्म में यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया, मृत्युदंड को कठोर कारावास में यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया। तीसरा बोलता है रिमिशन। रिमिशन के अंदर क्या होता है कि जो पीरियड ऑफ सेंटेंस है उसको कम कर दिया विदाउट चेंजिंग द कैरेक्टर। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए एक व्यक्ति को आपका आजीवन कारावास की या फिर आपका जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है उसकी सजा हुई थी, उसको कम करके 7 ईयर का या 7 साल की सजा उसको वहाँ पर आपको कर दी गई। तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट से क्या हो गया, 7 साल की सजा यहाँ पर हो गई। इसका मतलब वो जो पीरियड था वो पीरियड यहाँ पर आपका कम कर दिया। तो रिमिशन के अंदर क्या होगा, रिमिशन के अंदर, परिहार के अंदर जो सेंटेंस है उस सेंटेंस को यहाँ पर आपको कम कर दिया जाएगा। तो जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट से 7 साल या 7 साल से 2 साल, तो जो भी उसके अंदर जो कमी है वो कमी उसके अंदर यहाँ पर आपको की जा सकती है। ठीक है, उसके बाद बोलता है रिस्पाइट। चौथा जो है वो रिस्पाइट है। रिस्पाइट मतलब विराम। इसके अंदर क्या होता है कि जो मूल उसको जो दिया गया है, तो डू नॉट अवॉर्डिंग अ लेसर सेंटेंस इन प्लेस ऑफ द ओरिजिनल, कि जो ओरिजिनल जो भी दिया गया था उसके कंपैरिजन में लाइटर फॉर्म के अंदर उसको दिया जाता है। अब ये किसको दिया जाता है, कोई भी हैंडीकैप्ड हो, कोई भी वुमन हो, कोई भी प्रेग्नेंट वुमन हो, तो उसके केस में वो जो उसको रिमिशन है या उसको रिस्पाइट है, वो रिस्पाइट किया जा सकता है उसकी कंडीशन के हिसाब से। तो कोई फिजिकली डिसेबल है या इस प्रकार का कोई भी व्यक्ति, प्रेग्नेंट वुमन है, तो उसका जो सेंटेंस है वो कम यहाँ पे किया जा सकता है। तो इट अवॉर्डिंग अ लेसर सेंटेंस इन प्लेस ऑफ द ओरिजिनल वन। तो पहले वाले के कंपैरिजन में हल्का वाला जो फॉर्मेट है वो उसके अंदर वहाँ पे दिया जाता है। इट्स कॉल्ड द रिस्पाइट, या विराम उसको कहा जाता है। ठीक है, पांचवा है रिप्राइव। रिप्राइव के अंदर क्या होता है कि जो भी एग्जीक्यूशन उसका यहाँ पर है, स्पेशली डेथ सेंटेंस है, उसको टेम्परेरी पीरियड के लिए सस्पेंड किया जा सकता है। जैसे किसी व्यक्ति को फांसी होनी है तो राष्ट्रपति ने उसकी फांसी पर रोक लगा दी है ना, या उसको स्टे लगा दिया, उनको बोल दिया कि अभी फांसी मत दो, इसका डिसीजन मैं देख रहा हूँ या कुछ भी है। तो दिस इज कॉल्ड द रिप्राइव। तो वहाँ पर टेम्परेरी रूप से उसके ऊपर प्रतिबंध लगाया है, टेम्परेरी रूप से उसको रोका गया है, वो माफ़ी नहीं दी है। इट्स ओनली द रिप्राइव या प्रविलंबन उसके अंदर किया गया। तो ये 5 जो कंडीशन है, ये 5 तरीके से राष्ट्रपति जो है किसी भी व्यक्ति को जो समाधान है या जो माफ़ी है वो माफ़ी यहाँ पर आपको दे सकते हैं। ठीक है, तो ये राष्ट्रपति का आर्टिकल 72 है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और उसमें इस प्रकार से किसी भी व्यक्ति को जो माफ़ी है वो माफ़ी यहाँ पर आपको मिल सकती है। ठीक है, आर्टिकल 74 बोलता है, अनुच्छेद 74 बोलता है, जस्ट मिनट है, 1 मिनट रुकना, जस्ट मिनट। वेट फॉर अ मिनट। चलो ओके, ठीक है। तो
बस भाई कितना चिल्लाएगा। ओके अरे यार हाँ, आर्टिकल 74 बोलता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के सलाह के लिए एक मंत्रिमंडल है, एक मंत्रिमंडल का गठन किया है। तो हम इसको कंप्लीट ही कर लेते हैं उस पूरे टॉपिक को, ठीक है। तो इसको एक काम करते हैं, अगले लेक्चर में, काफ़ी लंबा लेक्चर हो जाएगा वैसे, 1.25 घंटे का हो चुका है, तो 74 से लेके आगे की जो चीज़ें हैं वो हम एक अगले लेक्चर के अंदर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्रेसिडेंट जो प्राइम मिनिस्टर वगैरह है उसको अगले लेक्चर में कवर कर लेंगे। अभी बहुत ज़्यादा लंबा लेक्चर हो जाएगा, 1.25 घंटे का तो ऑलरेडी हो चुका है ना। चलिए, सो दैट्स अबाउट दिस लेक्चर, और अगले लेक्चर में हम इसको कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।